अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मेरी ज़रा फटाफट से आवाज़ कंफर्म करते हैं कि आपको सही आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि आज मैं दूसरे लैपटॉप से लॉगिन हूँ और मुझे आइडिया नहीं है कि यहाँ से आवाज़ सही आती है कि नहीं आती है। तो एक बार कंफर्म कर दें, फिर मैं लेक्चर शुरू करता हूँ। मेरे ख्याल से तो आवाज़ आनी चाहिए। सही है, आवाज़ आ रही है मतलब। चलें, अच्छी बात है। वालेकुम अस्सलाम, जो जो सलाम वगैरह लिख रहे हैं। आज मुल्तान में इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है कि मेरा जो कंप्यूटर है, मैं आमतौर पे कंप्यूटर ही यूज़ करता हूँ, पीसी जो डेस्कटॉप वाला होता है, वो चल ही नहीं रहा है गर्मी की वजह से। वो चलता है तो एकदम से हीटिंग का मैसेज आ जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा अपना लैपटॉप ही निकाल लिया जाए। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि इन केस अगर लेक्चर के दरमियान में मैं एकदम से गायब हो जाऊँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने लैपटॉप को, मेरे जो लैपटॉप है उसका स्विच जो मुझसे बंद हो गया गलती से लैपटॉप हिलाते हुए। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। सही है, मैं विद इन 5 मिनट्स फिर आ जाऊंगा। इन केस ऐसा होगा, वैसे होगा नहीं ऐसा, क्योंकि मैंने इसको नज़र तो रखी हुई है कि स्विच ना हिले। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि आप लोग एकदम से सब बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, तो मैं सोचा पहले ही बता दूं कि घबराना नहीं है। सही है, अच्छा जी। हम लोगों ने तकरीबन ऑलमोस्ट ऑन पेज एसईओ पढ़ ली है, या एटलीस्ट हम लोगों ने उतनी एसईओ पढ़ ली है जितनी आप ब्लॉगर के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। मजीद जो ऑन पेज एडवांस एसईओ है वो हम वर्डप्रेस में पढ़ेंगे, और और जो ऑफ पेज एसईओ है वो हम लोग साथ साथ स्टार्ट करते जाएंगे। आज हम लोग थोड़ा सा फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं। मैं नोट कर रहा था काफ़ी अर्सा हो गया हम लोगों ने फ्रीलांसिंग के ऊपर कोई काम नहीं किया, सिर्फ फाइवर तक ही हम लोग महदूद रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं। प्रपोजल राइटिंग हम लोगों ने कर लिया था। हाउ टू, अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। एक तो ये, नहीं, प्रोसेसर का मसला नहीं है असल में, वो कंप्यूटर जो है हीटअप हो जाता है जल्दी। नहीं, क्या मतलब, हम डिजिटल मार्केटिंग ही पढ़ रहे हैं। ऑन पेज एसईओ जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का ही हिस्सा है। फेसबुक वगैरह तो हम आप बाद में जाके पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाए आप दूसरी चीज़ों के अंदर, फिर हम ही जाके पढ़ेंगे ना। अगर मैंने क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल फेसबुक वगैरह यहाँ पे सिखा दिया तो आपको समझ ही नहीं आएगा लोग क्या कर रहे हैं। तो पहले हम लोगों को थोड़ा सा दूसरी जो बेसिक मार्केटिंग है उसका इल्म हो जाए। अच्छा, ये जो ऑन पेज एसईओ हम लोगों ने पढ़ी है, ये डिजिटल मार्केटिंग का ही हिस्सा है, क्योंकि इससे हम लोग वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये लग रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे जितनी भी ऑन पेज एसईओ पढ़ी है वो सिर्फ आपके ब्लॉग के लिए। ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने जितनी भी ऑन पेज एसईओ पढ़ी है वो सिर्फ आपके ब्लॉग के लिए नहीं है, बल्कि आप क्या कर सकते हो, यू कैन आल्सो सेल दिस सर्विस।
क्लाइंट, और हम लोगों ने कल आखिर में लेक्चर के आखिर में कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी कि आप लोग क्लाइंट्स को किस तरह से ये तमाम सर्विसेज वगैरह सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, यानी कि ब्लॉगिंग पढ़ रहे हैं या ऑन पेज एसईओ पढ़ रहे हैं या कंटेंट राइटिंग पढ़ रहे हैं या प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख रहे हैं, सिर्फ हम अपने साथ ही प्रैक्टिस करें, हम लोग ये तमाम की तमाम चीज़ें दूसरों को भी सेल आउट कर सकते हैं। जी नूरुल हक कुरैशी, फटाफट से क्वेश्चन करें। बिल्कुल, आप इन तमाम चीज़ों के गीक बना सकते हैं और तकरीबन हम लोगों ने अब तक 25 गीक बनाना तो सीख ही लिए होंगे। कोई हम लोगों ने 10 गीक का मैंने कल आपको आइडिया दिया था इस तरह से। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका नूरुल हक? अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, आप में से जो लोग अभी आ रहे हैं, फटाफट से अटेंडेंस लगाना है अपनी। अटेंडेंस की कुछ रेशो जो है कुछ स्टूडेंट की वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अपनी अटेंडेंस जो है वो देखते रहा करें। स्पेशली जिनके कल यहाँ पे नाम लिखे थे, अगर उनमें से यहाँ पे कोई ऑनलाइन है, तो आप लोगों के लिए लास्ट वार्निंग है मेरे ख्याल से। इसके बाद शायद आपको इस ग्रुप से रिमूव कर दिया जाए और आपकी जगह दूसरे स्टूडेंट को रिप्लेस कर दिया जाए। बल्कि आप लोग नोट भी करते रहते होंगे, साथ-साथ आपके कुछ नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं और पिछले स्टूडेंट जो हैं वो गायब होते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, अभी तक आप लोग जो फीडबैक देते थे, कितने लोग फीडबैक देते थे वीकली पे? हर वीक कितने लोग जो हैं वो, ज़रा ये तो बताएँ, आप में से हर वीक कितने लोग फीडबैक प्रॉपर्ली दे रहे थे, जो यहाँ पे कहीं पे लिंक शेयर होता था? आपके लैब मैनेजर जो हैं वो लिंक शेयर करते थे? तो आप में से कितने लोग थे जो फीडबैक दे रहे थे? आप लोगों का जो डाटा है वो सारा का सारा ई-रोज़गार के पोर्टल पे आ गया है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग जो है वो प्रॉपर्ली फीडबैक दे सकेंगे वेबसाइट के ऊपर जाके। कंफर्म नहीं है, आपके लैब मैनेजर आपको बता देंगे, लेकिन आज से जो आप फीडबैक देंगे ना, वो गूगल के फॉरम पे नहीं देंगे, बल्कि उसके लिए आपको प्रॉपर्ली अपने पोर्टल के ऊपर लॉगिन होंगे जो आपका ई रोजगार के ऊपर है, और वहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हैं, फीडबैक देंगे प्रॉपर्ली। नहीं, गुलाम हुसैन, एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं बना सकते हैं, और आखिर क्यों बनाना है? अच्छा सर, कीवर्ड को सिलेक्ट करते हुए सीपीसी वॉल्यूम का प्रदर्शन देखते हैं, बट टॉपिक सिलेक्शन या नीच सिलेक्शन में डिफ़िकल्टी आ रही है। नूरुल हक कुरैशी, पहले आप अपना निच सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद उनके कीवर्ड्स को सर्च करें, ठीक है? फिर आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। जिस निच के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, पहले वो प्रॉपर्ली डिसाइड कर लें। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप क्या कहते हैं, प्रॉपर्ली कीवर्ड सेलेक्ट करें। और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह चीज़ें जो हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग और आइडिया नीड्स टू वर्क, मुझे नहीं पता है, मैं डेफिनेटली इन क्यूरीज को इतनी डिटेल में नहीं देखा है ऐसी रैंडमली इतनी डेफिनेट। और सबसे मजे की बात ये है, मैं इतनी पेचीदा किस्म की जो क्यूरीज होती है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग टॉपिक वगैरह, इस तरह की चीज़ें मैं कभी मैंने इनके ब्लॉगिंग के ऊपर काम नहीं किया इस तरह की। मैं जब भी ब्लॉगिंग करता हूँ तो मैं एक रैंडम पर्सन को कंसीडर करता हूँ कि एक रैंडम पर्सन गूगल के ऊपर क्या चीज़ सर्च कर रहा है। तो मुझे आइडिया नहीं है इसके ऊपर किस तरह का ब्लॉग बनेगा, इसके ऊपर क्या नीच होगा, या इसके ऊपर कौन से कीवर्ड्स आएंगे। सबसे आसान यही है कि पहले अपना नीच सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप उससे रिलेटेड कीवर्ड्स को सर्च करो, ठीक है? अच्छा, एक सेकंड, मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ सर, ये पॉइंट देख चुका हूँ, पॉइंट लेने हुआ। नो मेटा डिस्क्रिप्शन हैज़ बीन स्पेसिफाइड, सर्च इंजन will display copy from the page instead. Please create SEO title. The focus keyword chemistry does not appear in SEO title. The focus keyword does not appear in the, ये कहाँ पर लिखा है? फेसबुक यूज़र आप जो भी हैं, ज़रा मुझे ये बताएं कि ये चीज़ें कहाँ पर लिखी हुई हैं। इसकी पहली इसमें जो चीज़ें बात करने वाली भी शुरू की है, ये चीज़ें कहाँ पर लिखी हुई हैं, ज़रा ये बताएं। अच्छा चलें, ये इतना ही बताते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपके साथ डिस्कस कर लूँ। ये मैंने आप लोगों के साथ इसलिए पहले शेयर नहीं की थी, मैंने सोचा था जब हम लोग वर्डप्रेस की तरफ जाएंगे तो हम लोग इसको ज़रा डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अब बात चल निकली है तो बता ही देता हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो होती है वो क्या होती है, आमतौर पे आपके आर्टिकल के फर्स्ट 160
characters of your article। सब लोगों को आइडिया तो है ना मेटा डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ होती है, जो कि हमें हमारा आर्टिकल का पार्ट जो होता है वो गूगल के ऊपर शो हो रहा होता है। अच्छा ठीक है, एक अच्छा सही है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एसईओ यूज्ड रियल टाइम। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, हम लोगों ने जो एसईओ यूज्ड रियल टाइम पढ़ा था, ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर तमाम मिस्टेक आपकी ठीक हो जाएँ। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसके अंदर आप इमेज नहीं डाल सकते हो, ठीक है? उसके अंदर आप इंटरनल लिंक नहीं डाल सकते हो। तो अगर आपकी तमाम चीज़ें दूसरी सी ठीक हो रही हैं, तो आपने किन चीज़ों को इग्नोर कर देना है? आपने लोगों ने इमेज को इग्नोर करना है और आप लोगों ने इंटरनल लिंक को इग्नोर करना है, क्योंकि ये चीज़ें आप अपने ब्लॉगर की पोस्ट के अंदर जाकर प्रॉपरली कर सकते हो। ठीक है? बात समझ आ गई है? तो अगर आपके पास आप एसईओ यूज़ को यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे अगर आपके पास एरर आ रहा है, वो आपको मैसेज दे रहा है कि इमेज ऑप्टिमाइज़ नहीं है या इमेज नहीं है या इंटरनल लिंक नहीं हुआ हुआ है, तो आपने इन दोनों चीज़ों को इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आप वहाँ पर नहीं कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें आपको अपने ब्लॉगर पे करनी पड़ेगी, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है, इनको मेटा डिस्क्रिप्शन का एरर आ रहा है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन जो है, फॉर एग्जांपल जैसे ही आप यहाँ पर एक कीवर्ड लिखते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान लिख देता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला वो कह रहा है कि आपने जो अपना आर्टिकल लिखा है, आप उसकी यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिखो। तो इसके अंदर आप क्या करो, इसको एडिट जब करते हैं एडिट स्निप पे, तो आप अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने आर्टिकल की जो पहले 160 कैरेक्टर्स हैं उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, बात समझ आ रही है? जिसने भी ये क्वेश्चन किया था फेसबुक यूजर के नाम से था। आप क्या कर रहे हो, आप इसको एडिट करके यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहे हो। आप क्या करो, अपने आर्टिकल के 160 कैरेक्टर्स जो हैं शुरू वाले, वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लो और प्रॉपरली टाइटल यहाँ पर लिख लो, और जो आप अपनी पोस्ट का यूआरएल बनाने वाले हो वो यहाँ पर लिख के इसे क्लोज करोगे, तो फिर आपके पास वो वाला एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? फेसबुक यूजर, वैसे कौन है फेसबुक यूजर, नाम क्या है फेसबुक यूजर का? एक तो ये वाला था। हाँ बिल्कुल, आगे बाद जो तीन क्या कहते हैं एरर आ रहे हैं ना, वो इसी चीज़ के आ रहे हैं। एक मेटा डिस्क्रिप्शन का आ रहा है, एक टाइटल का आ रहा है और यूआरएल का है। जब आप ये तीनों चीज़ें कर लोगे तो आपके पास जो है वो ये वाला इशू नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई है? एनीवेज, अच्छा यहाँ पे मैं आता हूँ। हम लोगों ने जब मेटा डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी तो मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट 160 कैरेक्टर्स जो होते हैं आपके आर्टिकल के शुरू के, आमतौर पे सर्च इंजन उसको उठाता है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है फेसबुक का, और सॉरी गूगल का। गूगल क्या कर सकता है, गूगल कैन एक्सट्रैक्ट मेटा डिस्क्रिप्शन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ your content which matches with the user query। ठीक है, ये बात समझ आ गई है कि ज़रूरी नहीं है कि गूगल हर दफ़ा क्या करे, 160 कैरेक्टर जो है आपके आर्टिकल के शुरू वाले उसी को ही उठाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इस चीज़ को इग्नोर कर देना। आपने अभी भी जब अपना आर्टिकल लिखना है या अपने क्लाइंट के लिए आर्टिकल लिखना है, तो उसके अंदर वो जो 160 कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर आपने कीवर्ड को ज़रूर उठाना है। लेकिन ये कोई रूल नहीं है। गूगल क्या कर सकता है, गूगल आपके आर्टिकल के अंदर से कहीं से भी मेटा डिस्क्रिप्शन उठा सकता है, एज लॉन्ग एज उसके अंदर प्रॉपरली अगर वहाँ पे यूज़र का क्यूरी जो है, यानी कि जो वो चीज़ कीवर्ड को सर्च कर रहा है उसको गूगल को वो चीज़ मिल जाती है। ठीक है, ये चीज़ अपने जहन में रखें बात को। ऑफिसर ने इस पोस्ट में स्ट्रीम यार्ड का लिंक, हमारे पास जो लाइव इस वक्त चल रहा है ना, अगर आप उसके अंदर स्ट्रीम यार्ड का लिंक है, जैसे यहाँ पे किसी यूज़र ने बताया हुआ है, नूरुल हक कुरैशी ने, उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे और अपने आप को वेरीफाई करेंगे तो हमें आपका नाम नज़र आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एनीवेज यहाँ पे कुछ छोटे से ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि हमारे लेक्चर के अंदर मौजूद हैं। ये सिर्फ, अच्छा वैसे तो ये फाइवर के लेक्चर के अंदर मौजूद है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि फाइवर के से ही रिलेटेड है। सिर्फ ये वाले जो ट्रिक्स हैं आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये वाले तमाम के तमाम ट्रिक्स जो हैं आप लोग जब हम लोग दूसरी वेबसाइट्स पढ़ेंगे, freelancer.com पढ़ेंगे, upwork.com पढ़ेंगे, आप लोग उसके अंदर भी ये चीज़ों को वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और ये वाले वो वाले रूल्स हैं जो आमतौर पे जो एक्सपीरियंस फ्रीलांसर होते हैं
उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, उससे उन्हें क्या फ़ायदा होता है? उससे उन्हें ये फ़ायदा होता है कि उनके लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन जाते हैं। लेक्चर 3 मंथ की ट्रेनिंग के बाद अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे? मेरे ख्याल से नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग आप लोगों को रिमूव करके यहाँ पर जो नया बैच होगा उनको ऐड कर देंगे, अगर हमारे क्या कहते हैं अगला बैच भी ऑनलाइन होगा तो। वरना मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि मैं रहीम यार खान का भी ट्रेनर नहीं हूँ और ना ही मैं डिजी खान का ट्रेनर हूँ। मुझे सिर्फ इस बैच के लिए उन्होंने ये 2 सेंटर दिए हुए हैं। मेरा जो सेंटर है वो कोई और है, ठीक है? खानेवाल, मुल्तान वगैरह। सर ठीक है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि इसके साथ क्या होगा। आप क्या करें, अपने लैब मैनेजर से डिस्कस कर लें, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर बताएँगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ कि हमारा जब यहाँ पे ग्रेजुएशन हो जाती है, तो हम अपने ग्रुप्स में से उन लोगों को निकाल देते हैं जो ग्रेजुएशन के लिए क्वालीफाई नहीं किया होता, जिनकी अटेंडेंस पूरी नहीं होती। तो अगर अवेलेबल होंगे भी लेक्चर, तो एटलीस्ट उन लोगों के लिए नहीं होंगे जो यहाँ से ग्रेजुएट नहीं करके जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, बैक टू वर्क आते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्पेशली अच्छा सुनने में आज का लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर आप लोग चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म, यानी कि एक बंदे ने आपको ऑर्डर दिया है, वो फ्यूचर में सिर्फ आपका ही क्लाइंट बन के रह जाए, ठीक है? उससे कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आज का जो हमारा लेक्चर है स्पेशली उन लोगों के लिए है, अगर आप लॉन्ग टर्म जो है वो क्या करना चाह रहे हो, क्लाइंट बनाना चाह रहे हो, ठीक है? आप लोगों ने नोट किया अच्छा एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों ने नोट किया होगा फाइवर के ऊपर काफ़ी सारे लोग हैं, उनके पास कोई किसी के पास 1000 ऑर्डर आए हुए होते हैं, किसी के पास 10, ऐसे भी लोगों आप लोगों ने देखे होंगे कि कुछ फ्रीलांसर ने 10-10 हज़ार ऑर्डर्स भी कंप्लीट किए हुए हैं। तो बताने का मकसद ये है कि अगर एक बंदे ने 10,000 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उस बंदे ने 10,000 मुख्तलिफ बायर्स के लिए काम किया हुआ है, ठीक है? या अगर किसी बंदे ने 1,000 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उसने 1,000 मुख्तलिफ लोगों के लिए काम किया हुआ है। आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ, तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल 5,000 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं, तो वो मैंने हार्डली 10 से 15 बायर्स के लिए किए हुए हैं। यानी कि जो 10 से 15 बायर्स हैं, वही बार-बार रिपीट हो रहे हैं, वही बार-बार क्या कर रहे हैं, मुझे ऑर्डर कर रहे हैं। तो ऐसा कब मुमकिन है? ऐसा जब ही मुमकिन है जब आप अपने बायर को प्रेफ़रेंस देंगे और उसको फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, अगर आप उसको फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो वो आपसे एक ऑर्डर तो आपसे करवा लेगा, लेकिन फिर वो अगले ऑर्डर के लिए दूसरे जो फ्रीलांसर्स हैं उनको सर्च करेगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान देंगे रखें। फैसिलिटेट कैसे करेंगे? फैसिलिटेट आप ऐसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल स्पेशली अगर आपका बायर नया है, यानी कि जिस तरह आप लोग फाइवर के ऊपर नए थे, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से क्या कहते हैं गिग क्रिएट करना है, किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है, किस तरह से ऑर्डर वाला पेज नज़र आएगा। तो इसी तरह से फाइवर के ऊपर कुछ बायर्स भी तो हो सकते हैं ना, बिल्कुल नए-नए, जिन्होंने कभी ऑर्डर ही ना किया हो फाइवर के ऊपर, ठीक है? क्या ख्याल है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जिस तरह आप फाइवर के ऊपर नए हैं, इसी तरह से क्या हो सकता है, फाइवर के ऊपर नए बायर्स भी हो सकते हैं। तो आमतौर पे जो नए बायर्स होते हैं ना, उनको पता नहीं होता है कि हम लोगों ने ऑर्डर कैसे करना है, कहाँ पर क्लिक करना है, या किस तरह से पे करना है। तो आप क्या कर सकते हो, ये आपके पास एक गोल्डन चांस होता है, स्पेशली न्यू बायर्स जब आपके पास आ जाए, आप क्या कर सकते हो, आप उसको फैसिलिटेट कर सकते हो, उसको स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो कि भाई तुमने ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, कैसे तुमने मेरे गिग के ऊपर जाना है। वहाँ पे तुम्हें ऑर्डर का बटन नज़र आएगा, तुम उसके ऊपर क्लिक करोगे, फिर तुम पेमेंट पे करोगे, क्या कहते हैं, पेपाल के ज़रिए पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पे कर सकते हो, ठीक है? जब आप अपने बायर को इतनी तमीज़ से और इतनी डिटेल के साथ फैसिलिटेट करोगे, तो वो डेफ़िनेटली आपसे इम्प्रेस होगा और उसको फिर ज़रूरत नहीं होगी फ्यूचर में किसी और के पास जाने की। एक तो ये चीज़ होता है कि आप क्या करो, अपने बायर को फैसिलिटेट करो, ठीक है? यहाँ पे कर लेते हैं। स्पेलिंग जो है वो मेरे इग्नोर कर दें, स्पेलिंग मेरे कभी भी ज़िंदगी में ठीक नहीं हुए हैं और इसकी जो मेन वजह है वो कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल है।
ठीक है, अगर मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं तो इग्नोर करें, बट वर्ड समझ आना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ है, कीप इन टच विद योर बायर। कीप इन टच से क्या मुराद है? कीप इन टच से मुराद ये है कि आप क्या करें, अपने बायर को मैसेज करते रहें। अब अगर आप, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप उसको डेली बेसिस के ऊपर हेलो हाय करते रहें। वो आपको कोई फेसबुक का फ्रेंड नहीं है, या वो आपको इंस्टाग्राम का कोई फ्रेंड नहीं है, बल्कि वो डेफिनेटली एक बायर जो होते हैं आमतौर पे वो कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं। तो कीप इन टच से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने आपको ऑर्डर किया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने आपको ऑर्डर किया है 1 मई को ऑर्डर किया है, ठीक है, और वो आपके ऑर्डर से खुश भी हो गया, उसने आपको रिव्यू भी अच्छा दे दिया है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, 30 दिन हो गए, 30 दिन के बाद 30 दिन गुजर चुके हैं और उसने कोई नया ऑर्डर नहीं किया। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसे एक मैसेज कर सकते हो, उससे हेलो हाय कर सकते हो, उसे ये कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हारे लिए एक आर्टिकल लिखा था, मैंने तुम्हारे लिए ऑन पेज की थी, या जो भी चीज़ मैंने तुम्हारे लिए 1 महीना पहले की थी, क्या उससे तुम्हें बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, क्या तुम्हें मेरा काम पसंद आया था या नहीं पसंद आया था, ठीक है। आप इस तरह से उसको मैसेज करके एक बार उसको सिर्फ रिमाइंड करवा सकते हो कि मैंने तुम्हारे लिए फ्यूचर पास्ट में काम किया था, तो मैं फिर से अवेलेबल हूँ, अगर तुम्हें मजीद काम करवाना है तो मुझे करवा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप उसको डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग बात करें, जनरल भी बात करें शॉपिंग वगैरह की, तो आप लोगों ने देखा होगा जो कंपनीज होती हैं वो अपने पुराने बायर्स को डिस्काउंट ऑफर कर रही होती हैं। डिस्काउंट ऑफर क्यों करते हैं? डिस्काउंट ऑफर्स का मतलब ये होता है कि आप अपने बायर को दोबारा से अपनी सर्विस की तरफ बुला रहे हो, ठीक है। तो आप उससे कह सकते हो कि मैं तुम्हें डिस्काउंट ऑफर करता हूँ अगर तुम्हें मजीद काम करवाना है, तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप उसको ग्रीटिंग सेंड कर सकते हो। ग्रीटिंग से क्या मुराद है, आप उसको क्रिसमस कर सकते हो, न्यू ईयर जो है वो उसको विश कर सकते हो, ठीक है। और जौन जौन सी चीज़ें आती हैं, अगर वो मुस्लिम है तो उसको ईद मुबारक कह सकते हो, ठीक है। अगर वो मुस्लिम है तो उसे रमज़ान से रिलेटेड कुछ कर सकते हो। अगर वो इंडियन है या किसी और मुल्क से, आप उसको उस मुल्क के हिसाब से इंडिपेंडेंस डे वगैरह क्या कर सकते हो, विश कर सकते हो, ठीक है। अगेन से मकसद क्या है, मकसद सिर्फ ये है कि एक बार जब आपके बायर के पास मैसेज जाएगा तो क्या होगा, उसको एकदम से याद आएगा कि मैंने इस बंदे से एक दफ़ा काम करवाया था, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? हमारा सिर्फ मकसद ये है, हमारा कोई वो सगा तो लगता नहीं है जो हम उसको ईद मुबारक करें या क्रिसमस वगैरह ऑफर ग्रीटिंग करें। हम उसको सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, सिर्फ अट्रैक्शन हासिल करने के लिए, कि उसके बाद एकदम से मैसेज जाए, उसे याद आए कि उसने हमसे काम करवाया था, और हो सकता है वो इसी चक्कर में हमारे किसके ऊपर विजिट कर जाए, वो हमारे गीक के ऊपर जो है ना वो विजिट कर जाए, ठीक है। वो गीक के ऊपर विजिट करेगा तो डेफिनेटली चांसेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएंगे कि वो हमें ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या है, एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर फाइवर के ऊपर एक और चीज़ होती है, फाइवर टिप। कोई बताएगा टिप क्या चीज़ होती है? हाँ जी, अगर किसी को पता हो टिप से क्या मुराद है। ठीक है, अगर आपको किसी का काम पसंद आ जाता है तो आप उसको क्या करते हो, एक्स्ट्रा पैसे ऑफर करते हो। या अगर आप फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाना जा रहे हो, और अगर आप और जिस वेटर ने आपको सर्व किया है, अगर आपको लगता है कि इसने आपको अच्छा फैसिलिटेट किया था, टाइम के ऊपर उसने खाना ला कर दे दिया, और आपसे पूछता रहा है कि किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है वगैरह वगैरह, तो आप क्या करते हो, आप खुश होकर उसे आखिर में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देते हो। उसको हम आमतौर पर क्या कहते हैं, टिप कह रहे होते हैं, ठीक है। और या भी इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे आप जाते हो तो आप टिप दे रहे हो, तो सेम इसी तरह फाइबर के ऊपर भी ऑप्शन मौजूद होती है, ठीक है। जब आप किसी के लिए ऑर्डर कंप्लीट करते हो तो उसके बाद क्या होता है, बायर के पास ऑप्शन होती है कि वो आपको टिप दे सके। तो टिप के लिए आप क्या कह सकते हो, जब आप ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो तो आप उससे क्या क्या कह सकते हो, इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़, आप उससे वहाँ पे टिप की डिमांड कर सकते हो, ठीक है। और टिप की डिमांड करना कोई बुरी बात नहीं है। आई नो पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ जो है वो अजीब सी समझी जाती है, और आई डोंट नो कि आप लोग, हम लोग पाकिस्तान के अंदर टिप को अजीब सा क्यों समझते हैं। बाहर के मुल्कों में जो है टिप जो है वो लोग डिमांड कर लेते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हमने इस बंदे के लिए अच्छा काम किया है तो आप उससे क्या कह सकते हो कि आप मुझे टिप दे दें अगर आपको मेरा काम ज़्यादा पसंद आया। और मुझे यहाँ पे अपने एक स्टूडेंट की एग्जांपल याद आ रही है। फीमेल स्टूडेंट थी, उनके पास एक ऑर्डर आया था, कोई $120 का ऑर्डर आया था, और जब उन्होंने वो ऑर्डर कंप्लीट किया था
तो उसके बाद उस क्लाइंट ने उनको $80 की टिप दी थी। इस तरह से क्या हुआ था, वो $120 का जो ऑर्डर था वो कितने का बन गया था, वो $200 का बन गया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन क्या है, हाउ मच कैन आई टिप। आप किसी को टिप नहीं कर सकते हो भाई, बायर आपको टिप करेगा, और टिप बायर की मर्जी है, वो जितनी मर्जी टिप करे। ठीक है, $10 कर दे, $5 कर दे, $60 कर दे, जो भी है वो कर दे। कोई नहीं देता सर टिप। आपको मैं बता दूं, फाइवर के ऊपर बहुत ज्यादा लोग टिप देते हैं, बहुत ज्यादा। मैंने बताया ना कि पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड नहीं है, लेकिन अगर आप किसी बाहर के मुल्क के लिए कर रहे हो, अमेरिका वगैरह में, वहां पर टिप का बहुत ज़्यादा रिवाज है, और वो लोग पसंद करते हैं कि वो टिप दें एक दूसरे को। ये कोई भीख नहीं मांग रहे हो, आप अपने अच्छे काम की दाद ले रहे हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना अभी लेक्चर शुरू करने से पहले कि आई डोंट नो कि पाकिस्तान के अंदर टिप को बुरा क्यों समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल भी आ गई है कि सुहेब जो है वो टिप को क्या कह रहे हैं, टिप को वो भीख से जो है ना कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, आप उन्हें कह रहे हो कि अगर आपको मेरा काम अच्छा पसंद आया है तो आप मुझे टिप कर सकते हो। ठीक है, ये कोई आप भीख नहीं मांग रहे हो, आप ये नहीं कह रहे हो कि अल्लाह के नाम पे मुझे टिप दे दो। ठीक है, आपने उसके लिए काम किया, आप उससे कह रहे हो कि अगर तुम मुझे काम से इम्प्रेस हो रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं अपने काम के लिए ज़्यादा पैसे डिजर्व करता हूँ, तो तुम मुझे टिप दे सकते हो। डिस्काउंट से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप उसे ये कह रहे हो कि आप 500 वर्ड का आर्टिकल लिख कर दे रहे हो, तो आप उसको क्या कह सकते हो, आपको ये कह सकते हो कि मैं 500 की जगह 700 वर्ड का आर्टिकल लिख दूंगा अगर आप मुझे आज ऑर्डर करते हो। ठीक है, डिस्काउंट से ये मुराद है। डिस्काउंट से ये मुराद नहीं है कि मैं $5 की चीज़ $4 में भेज सेल कर दूं। आपको पता होगा कि फाइवर के ऊपर ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। ठीक है, आप उसे काम के अंदर डिस्काउंट दे सकते हो। आप उसे ये कह सकते हो कि मैं तुम्हारे 5 आर्टिकल ऑन पेज एसईओ करने की जगह क्या कर दूंगा, मैं तुम्हें 7 आर्टिकल ऑन पेज एसईओ कर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 2 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की जगह मैं तुम्हें एक और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख कर दे दूंगा। ठीक है, डिस्काउंट से ये मुराद है। ठीक है, आई होप आपको अवैस जवाब मिल गया होगा। मुझे नहीं पता ये इवैल्यूएशन पीरियड, अच्छा एक सेकेंड, इवैल्यूएशन पीरियड है, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। फाइवर का इवैल्यूएशन पीरियड जो है वो हर 60 डेज के बाद जो है वो मूव होता रहता है। फाइवर आपके अकाउंट को ब्लॉक नहीं करेगा अगर उसके ऊपर कोई ऑर्डर आता है या नहीं आता। ठीक है, फाइवर को इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपको ऑर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल एक्स्ट्रा काम करके देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग फाइबर के ऊपर आते हैं। मैंने आपके साथ कुछ और आप अभी भी ऑनलाइन हुए हैं तो क्या करें, फटाफट से अगर आप अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो इसमें आपका नुकसान है। कि आप लोगों के लिए ऐसे यहाँ पे बता दूं, हम लोग बात कर रहे थे कि आप लोगों की जो फीडबैक है अब टोटली आपकी प्रॉपर फीडबैक होगी, जिस तरह से हमारे दूसरे जो स्टूडेंट्स थे पिछले बैचेस के उनकी होती थी। आप लोग ने क्या करना है, यहाँ पे आपके जो हैं डीजी खान के जो बैचर हैं लिंक कर दिया, ये वाला लिंक जो है वो रहीम यार खान के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी को फॉलो करेंगे। और आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर प्रॉपरली अपनी फीडबैक देंगे, ट्रेनर से रिलेटेड देंगे, लैब मैनेजर से रिलेटेड देंगे, और अपने एसएमई से रिलेटेड देंगे। ठीक है, हाँ जी, तो ये क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है, ज़रा फटाफट से बताएं। मेरे ख्याल से अब साउंड ठीक हो गया होगा, थोड़ा वेट करें। क्या आप लोगों को अब आवाज़ सही आ रही है? हाँ जी, अब बताएं, आवाज़ सही आ रही है? जैसी आपकी आवाज़ सही आए तो आपने मुझे बताना है।
अच्छा जी, हम लोग वापस आ गए हैं। आवाज़ के अंदर इंटरनेट में कोई इश्यू हो गया था और आप लोगों को मेरी आवाज़ अब सही आएगी, ठीक है? एकदम से सब लोग एक्टिव हो जाते हैं जैसी आवाज़ ख़राब होती है। मुझे लगता है मुझे अपने लेक्चर के दरमियान में कभी-कभी अपना जो है ना आवाज़ को म्यूट कर देना चाहिए, ताकि आप सब लोग जो है वो एकदम से जो एक्टिव हो जाते हैं, मुझे पता चले कि आप सब लोग एक्टिव हैं। ठीक है। एनीवेज़ हम लोग वापस आते हैं। मैंने आपको बताया था कि आज से आप लोगों ने जो फीडबैक देनी है वो ई-रोज़गार के पोर्टल के ऊपर जाकर देनी है, ठीक है? हसन सत्तार ने एक पोस्ट क्रिएट की है और उन्होंने इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ भी है कि किस तरह से आप फीडबैक दे सकते हैं। तो आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, अपना CNEC नंबर डालना है और आपका जो भी पासवर्ड है वो एंटर करना है। उसके बाद आप पोर्टल के ऊपर लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद उन्होंने स्टेप 1, 2, 3, 4 करके बताया हुआ है कि किस तरह से आप अपने ट्रेनर को फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है? आपने सिर्फ यहाँ पे ट्रेनर को फीडबैक नहीं देना है, बल्कि आप लोगों ने यहाँ पर अपने लैब मैनेजर को भी फीडबैक देना है और अपने क्या कहते हैं किसको फीडबैक देना है, अपने SNE को भी फीडबैक देना है, ठीक है? वैसे तो आप लोगों के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं है SNE का, लेकिन जिन स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन हो चुका है वो उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अब आपका जो प्रॉपर फीडबैक है वो ई-रोज़गार की वेबसाइट पे होगा। एनीवेज हम लोग वापस आते हैं और जहाँ पर मैं आपके साथ कुछ गिग्स के आइडियाज़ शेयर करना चाहूँगा। स्पेशली हम लोग बात करते हैं यूज़ से रिलेटेड। ये वाला गिग काफ़ी कम लोगों ने लगाया हुआ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाला गिग ज़रूर लगाएँ। एक तो ये ईज़ी गिग है, दूसरा ये कुछ डिमांडिंग गिग है। हम ये वाला आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैं चेक कर रहा था अभी आप में से किसी ने यूज़ का गिग नहीं लगाया है और आई डोंट नो क्यों नहीं लगाया है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये काफ़ी ईज़ी गिग है, ठीक है? तो आप लोग देखें यहाँ पर ये क्या कर रहा है, उसने कहा है कि मैं आपको 40 पेजेज़ की ऑन पेज एसईओ करके दूँगा, ठीक है? अब सुनने में तो यहाँ पे लग रहा होगा कि 40 पेजेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें 40 पेजेज़ करने पड़ेंगे फलाँ-फलाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। 40 पेजेज़ से मुराद ये है कि क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट आपको अपनी वेबसाइट देगा या फिर क्या करेगा, क्लाइंट आपको ये कहेगा कि ये मेरे 40 आर्टिकल हैं, आपने क्या करना है, आपने इनको ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ कर देना है। 40 आर्टिकल को आप किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करेंगे, आप वन बाय वन एक-एक आर्टिकल को कॉपी करेंगे, यूज़ के अंदर कॉपी करके पेस्ट करेंगे, ठीक है? उसके अंदर से उसका कीवर्ड लेंगे, क्लाइंट ने आपको कीवर्ड बताया होगा, आप उस कीवर्ड को फोकस कीवर्ड में ऐड करेंगे। उसके बाद जितने भी एरर आ रहे होंगे आप उनको वन बाय वन ठीक करते जाएंगे। हार्डली एक आर्टिकल को ठीक करने में आपके 3 से 5 मिनट लगेंगे, ठीक है? और शुरू-शुरू में इतना टाइम लगेगा, बाद में आपको इतना टाइम जो है वो भी नहीं लगेगा। कितना टाइम लगेगा आपको? हार्डली 3 से 5 मिनट लगेंगे एक आर्टिकल को करने में। तो आप ये वाला गिग लगा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्या करें, 20 पेजेज़ जो हैं वो $5 से स्टार्ट करें, ठीक है? तो अगर आपके पास ये ऑर्डर आता है तो आपको ये ऑर्डर कंप्लीट करने में हार्डली 30 मिनट्स लगेंगे। तो आप ये वाला गिग लगाएँ, अगेन से इसमें कुछ भी नहीं करना होगा आपको, आपको सिर्फ़ आर्टिकल देखना है, कीवर्ड देखना है कि उसने प्रॉपर्ली ऐड किया हुआ है टाइटल में, उसका यूआरएल के अंदर प्रॉपर्ली क्या कहते हैं कीवर्ड ऐड है या नहीं है। तो आप ये वाला गिग ज़रूर लगाएँ इस तरह का कि आई विल एसईओ ऑप्टिमाइज़ 40 पेजेज़ या 20 पेजेज़ विद यूज्ड एसईओ, ठीक है? और उसके अंदर उसने वही तमाम की तमाम बात की हुई है, टाइटल, H1, H2, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेज, ठीक है? आप इन चीज़ों को ज़रूर लगाएँ। इस चीज़ को, इस वाले गिग को ज़रूर लगाएँ। ये एक ईज़ी गिग है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एनीवेज़ हम लोग दोबारा से आते हैं। एक ये वाला गिग ज़रूर लगाएँ, बल्कि अगर आपके पास आपने 7 गिग लगा लिए हैं ऑलरेडी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कीवर्ड रिसर्च वाले गिग को रिमूव करके आप इस वाले गिग को लगाएँ। ठीक है? आप लोग देखें इस बंदे को अच्छे खासे ऑर्डर आए हुए हैं और दूसरा इसके काफ़ी सारे ऑर्डर्स पेंडिंग लिस्ट में भी गए हुए हैं। और ये इंडियन या कोई कहाँ का है? बांग्लादेश, इंडियन है ये बंदा। तो ये वाला गिग आप यहाँ पर ज़रूर लगाएँ, ये बहुत ईज़ी है ये और आप इस पे सीधा कर सकते हैं। स्कीमा मार्कअप अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। हम जब वर्डप्रेस पढ़ेंगे तो हम लोग इसके अंदर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन इन केस अगर आपको इसका ऑर्डर आ जाता है तो आप इस ऑर्डर को ले लें, ठीक है? क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है?
अच्छा, यहाँ पे हम लोग ऑन पेज एसईओ शुरू करते हैं। बल्कि रुके, हम लोग यहाँ पर 1 सेकंड का रिमूव है गूगल। हम लोग यहाँ पर टूल्स पढ़ते हैं, 2 टूल्स पढ़ते हैं, मैं आपके साथ कर शेयर कर रहा हूँ। गूगल वेब मास्टर टूल्स, पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे जाना है और इस टूल को यहाँ पर करना है। ठीक है, गूगल वेब मास्टर टूल आपको क्या बताता है? दिस टूल शोज योर वेबसाइट ठीक है, ये टूल आपको क्या बताएगा? ये टूल आपको ये बताएगा कि क्या आपकी वेबसाइट सर्च इंजन के ऊपर इंडेक्स हो गई है या नहीं हुई है, क्या आपकी वेबसाइट सर्च इंजन के ऊपर आपके रिक्वायर्ड कीवर्ड के साथ रैंक हो गई है या नहीं हुई है। ये आपको इस तरह की चीज़ें बताएगा। ठीक है, आपको ये बताएगा कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको सर्च करके लोग आपकी वेबसाइट तक आ रहे हैं। ये टूल आपको ये बताएगा कि क्या आपने कोई डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं डाला हुआ। ये टूल आपको ये बताएगा कि दूसरी वेबसाइट के जो ऑनर्स हैं, क्या वो आपकी वेबसाइट को अपने वेबसाइट के अंदर लिंक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं एज एन एक्सटर्नल लिंक। ये आपको ये बताएगा कि क्या आपकी वेबसाइट के अंदर कोई वायरस तो नहीं आ गया है। ये टूल आपको ये भी बताएगा कि क्या आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। ये टूल आपको ये भी बताएगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर कोई HTML का या वेबसाइट डिज़ाइन का कोई इशू है या नहीं है। या आपको ये भी बताएगा कि आपकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली है या नहीं है, कि आपकी वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो एसईओ फ्रेंडली है या नहीं है। या आपको पेज स्पीड के बारे में बताएगा। इन शॉर्ट ये वाला टूल आपको ये बताएगा कि आपकी वेबसाइट गूगल सर्च इंजन किस तरह से देखता है। ये बात समझ आ रही है? और जब आपको ये पता चल जाएगा कि गूगल सर्च इंजन के पास आपकी वेबसाइट किस तरह से जा रही है, तो आप क्या कर सकते हो, उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो जिसके अंदर आप कोई इशू आ रहा है। तो इस टूल को यूज़ कैसे करना है, आपने गूगल के ऊपर जाना है और सर्च करना है गूगल वेब मास्टर टूल। गूगल वेब मास्टर टूल का जो नया नाम है वो है गूगल कंसोल। ठीक है, सर्च कंसोल टूल करना है। गूगल वेब मास्टर टूल की जगह आप लोग क्या सर्च कर सकते हो, आप लोग सर्च कर सकते हो गूगल सर्च कंसोल टूल। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगेन से आपको यहाँ पर नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या करोगे, अपने जो जीमेल का अकाउंट है उसी से यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, अच्छा, जब आप यहाँ पर लॉगिन होगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पर एड्रेस एंटर करें। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, जब मैं क्लास के अंदर चीज़ पढ़ाता हूँ तो मैं साथ-साथ स्टूडेंट को कहता हूँ कि वो इस चीज़ को मेरे साथ-साथ प्रैक्टिस करते जाएँ। लेकिन अब ऑनलाइन क्लास है तो आप लोग क्या करें, प्रैक्टिस करने से ज़्यादा बेहतर है कि फटाफट से मुझे देखते रहें कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ, आपने इधर आना है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम देना है। अब आपकी वेबसाइट क्या है, आपने ब्लॉगर के ऊपर जाना है, जो से भी आपकी वेबसाइट है ब्लॉगर की, आपने वहाँ पर जाना है और आपके ब्लॉग का जो एड्रेस है आपने वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, पूरा जो एड्रेस है, जैसे कि मेरा जो वेबसाइट का एड्रेस है वो ये है, मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा और फिर मैं इसे यहाँ कर दूँगा पेस्ट। दूसरा क्या तरीका है, आप इसको न्यू विंडो के अंदर ओपन करें और जो यहाँ पे एड्रेस आ रहा है उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, इसको मैंने कंटिन्यू किया और इसने क्या किया है, मेरी वेबसाइट को वेरीफाई कर दिया है। जैसे उसने मुझे वेरीफाई किया है कि यहाँ पर ये मेरी वेबसाइट आ गई है, अब हम लोग यहाँ पर मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी मैंने वेबसाइट को ऐड किया है तो यहाँ पर कोई डाटा नहीं है, मेरा कोई डाटा नहीं आ रहा है, मुझे नहीं बता रहा है कि मेरी वेबसाइट परफॉर्म कैसे कर रही है सर्च इंजन के ऊपर। ठीक है, वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, उसके अंदर किस टाइप के इशूज़ आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना दूसरा अकाउंट यहाँ पर ओपन करता हूँ ताकि जो मेरी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है मैं उसका डाटा आपके साथ शेयर करूँ और आपको आइडिया हो सके कि ये वेबसाइट हमें किस किस टाइप का कंटेंट दिखा रही है। इतने में दूसरी वेबसाइट अपना दूसरा अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, स्पेशली वो वाले स्टूडेंट्स जो कि मोबाइल से जो कि मोबाइल से मोबाइल से कह रहा हूँ, जो कि कंप्यूटर से यूज़ कर रहे हैं, जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, वो साथ साथ इस चीज़ को प्रैक्टिस करते जाएं। ठीक है, मैं दूसरा अकाउंट जो है वो लॉगिन करता हूँ। सर, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल के जाने की रिक्वेस्ट आ रही है, कैनवा पे ये सब ना दे सकते हैं।
अगर आपको कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो आप उसको फॉलो कर लें। शॉपिफाई ज़ुहैब हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, ज़ुहैब इकबाल हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी है शॉपिफाई। फाइवर इज़ नॉट ईज़ी एज़ यू थिंक। फाइवर जो है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी है अगर आप मेरे इस गाइड के साथ जाएँगे, प्रॉपर्ली गिग बनाएँगे तो। ठीक है? कल भी मैं आपको बता रहा था कि आप में से हार्डली 2 या 3 सॉरी 2-3 4 या 5 स्टूडेंट थे जिन लोगों ने प्रॉपर्ली गिग बनाया था। उन 4-5 में से 2 स्टूडेंट को ऑर्डर भी आए हुए हैं। एक स्टूडेंट को तो खैर अच्छा खासा ऑर्डर आया हुआ है, तकरीबन $100 का। और बाकी स्टूडेंट को अगर ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने गिग अच्छे बनाए हुए हैं, एटलीस्ट उनके पास मैसेजेस ज़रूर आ रहे हैं। ठीक है? क्लाइंट्स वगैरह उनको मैसेजेस ज़रूर कर रहे हैं जब वो बाय रिक्वेस्ट वगैरह सेंड कर रहे होते हैं। तो अब जब तक आपका गिग ही अच्छा नहीं बना होगा, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है और आपकी मिस्टेक्स वगैरह बताई हुई हैं, तो कोई किस तरह से आपको ऑर्डर कर सकता है। एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने अपनी सिटी के अंदर कोई बिजनेस शुरू किया है, एक अच्छा आपने एक रेस्टोरेंट शुरू किया है। जब तक आपने अपने रेस्टोरेंट की अच्छी प्रेजेंटेशन ही नहीं की हुई है, तो कोई आपके रेस्टोरेंट के अंदर क्यों आएगा। ठीक है, ये वही वाली बात है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि जब तक आप अपने गिग के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं ना अच्छे वाला, तो कोई आपके गिग के ऊपर ऑर्डर नहीं करेगा। बल्कि वो आपको मैसेज करना भी नहीं चाहेगा। वो कहेगा मैं इस बंदे को मैसेज ही क्यों करूं जिस बंदे ने अपना गिग ही नहीं अच्छा क्रिएट किया हुआ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। ठीक है। और चलें, अगर आपको फाइवर मुश्किल लग रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप ब्लॉगिंग की तरफ आ जाएं। दूसरी चीज़ें सिखाने का मकसद भी यही है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हों और आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। ठीक है। अगर आपके पास बाय रिक्वेस्ट नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप गलत टाइम पर चेक कर रहे हैं बाय रिक्वेस्ट को। दूसरा क्या है, बाय रिक्वेस्ट ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक एक टाइम पे आती है, आपको लगातार बार बार चेक करना पड़ता है कि वो कौन सा टाइम है जिसके ऊपर बायर सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है आपके गिग से रिलेटेड। तो आपको ये टाइम टू टाइम चेक करना होता है। अच्छा जी, मैंने दूसरा अकाउंट लॉग इन कर लिया है, तो मैं आपके साथ यहाँ पे स्क्रीन ज़रा दूसरी शेयर कर दूँ। बाय रिक्वेस्ट के बारे में हम लोगों ने काफ़ी काम बात की हुई है पहले। मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसा नहीं है कि जब आपने कंप्यूटर ऑन किया है तो बाय रिक्वेस्ट आपको जब ही नज़र आएगी। बाय रिक्वेस्ट के डिफरेंट टाइम्स होते हैं, आप लोगों ने उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है कि किस वक्त बाय रिक्वेस्ट आपको नज़र आ रही नहीं आ रही। ठीक है। और अगर आपने सिर्फ एक गिग बनाया है और आपको लगता है आपको बाय रिक्वेस्ट नंबर नज़र आएगी, तो ये आपका ख्वाब है, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा गिग बनाएंगे तो ही बाय रिक्वेस्ट नज़र आएंगे। एनीवेज, यहाँ पे मैंने एक दूसरा अकाउंट अपना लॉगिन कर लिया है। आपको मैंने अपने इस वाले अकाउंट से बता दिया था कि किस तरह से अपनी वेबसाइट को ऐड करना है आपने अपने ब्लॉगर के अंदर। तो इस चीज़ को प्रॉपरली ऐड कर लीजिएगा। और जब आप ऐड कर लेंगे, उसके बाद क्या आपको फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा ये होगा कि इस तरह से आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है। वो आपको फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने जूम इन कर लिया है। आपको यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी लेफ्ट साइड के ऊपर। परफॉर्मेंस की पहले तो ओवरव्यू आ रहा है, वो आपको आपकी पूरी वेबसाइट का ओवरव्यू दे रहा है। फॉर एग्जांपल वो बता रहा है कि सर्च इंजन के ऊपर मेरी वेबसाइट किस तरह से परफॉर्म कर रही है। इस चीज़ को भी हम डिटेल में ज़रा डिस्कस करते हैं। दूसरा वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि सर्च इंजन के ऊपर मेरी वेबसाइट के कितने पेजेस इंडेक्स हो चुके हैं। 146 पेजेस इंडेक्स हो चुके हैं और मेरी वेबसाइट के टोटल पेजेस भी इतने हैं। और मुझे ये बता रहा है कि आपकी किसी भी वेबसाइट के जो पेज है उसके अंदर आपको कोई भी एरर, गूगल को एटलीस्ट कोई एरर नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है। उसके अलावा वो मुझे यहाँ पे कुछ बता रहा है, एरर्स के बारे में बता रहा है, मोबाइल के एरर्स के बारे में। और दूसरे जो मेरे वेब्स के, अगर कोई बंदा पीसी से वेबसाइट को ओपन करता है उसके एरर्स के बारे में बता रहा है। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे परफॉर्मेंस किस तरह से नज़र आती है। आप परफॉर्मेंस के ऊपर जाएंगे तो वो यहाँ पर आपको बता रहा है कि टोटल इम्प्रेशन जो थे वो कितने आए थे सर्च इंजन से मेरी वेबसाइट पे। 2.6 मिलियन, तकरीबन कितने बनता है, 2,60,000 जो भी बनता है, या 6 लाख 2 लाख 6 सॉरी 20 लाख 26 कितना बनता है, एनी वे 2.6 मिलियन जो भी बनता है। गूगल मुझे बता रहा है कि इतना आपके पास इंप्रेशन आए थे और उसके बाद कितने लोगों ने मेरी वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया है, 2,53,000 लोगों ने। ठीक है।
मतलब ये कि लोगों ने जब कोई चीज़ सर्च की तो गूगल ने मेरी वेबसाइट कितनी दफ़ा शो कराई, गूगल ने मेरी वेबसाइट इतनी दफ़ा शो कराई 2.6 मिलियन, और उनमें से कितने लोगों ने क्लिक किया मेरी वेबसाइट को, 2,53,000 ने। तो मुझे ये बताएं कि अगर मैंने इस रेट को इम्प्रूव करना है तो मुझे क्या चीज़ इम्प्रूव करनी पड़ेगी। ये आपसे क्वेश्चन है कि गूगल ने मेरी वेबसाइट को दो 2.6 मिलियन दफ़ा दिखाया है, लेकिन उनमें से हार्ड सिर्फ 2,53,000 लोगों ने क्लिक किया है। ठीक है, यानी कि जो क्लिक थ्रू रेट था वो कितना बना है, 12% बना है, यानी कि इससे डिवाइड करो तो 12% बना है। तो मैंने अगर अपने क्लिक थ्रू रेट को इम्प्रूव करना है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लिक करें, तो मुझे क्या चीज़ इम्प्रूव करनी पड़ेगी, ज़रा मुझे ये बताएं। क्या चीज़ इम्प्रूव करूँगा कि मेरा क्लिक थ्रू रेट जो है वो बेहतर हो जाए। ज़रा साइट पे करता हूँ ताकि आपके कमेंट साथ साथ पढ़ सकूँ। बाउंस रेट का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। बाउंस रेट तो जब है जब एक यूज़र मेरी वेबसाइट पे आ जाता है। थोड़ा सा जहन पर जोर दें, आप सबको इसका जवाब आना चाहिए। ये वाला सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्लाइंट आपको हायर कर सकता है, वो आपको ये कह सकता है कि मेरी वेबसाइट इंडेक्स हुई हुई है, रैंक भी हुई हुई है, लेकिन फिर भी लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिट नहीं कर रहे हैं। तो वो आपसे ये कह सकता है कि मुझे आपने क्या चीज़ इम्प्रूव करनी होगी कि जिससे लोग जो है वो क्लिक करें। साइट स्पीड कैसे हो सकते हैं, टाइटल, बिल्कुल हमारे पास गजनफर अब्बास ने हमें जवाब दिया है। हमें क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है, मेटा डिस्क्रिप्शन इम्प्रूव करना है। ठीक है, हमें टाइटल इम्प्रूव करना है और हमें डिस्क्रिप्शन इम्प्रूव करना है। जब हम ये दोनों चीज़ें इम्प्रूव करेंगे तो उससे क्या होगा, लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा आएंगे। हमें कंटेंट वगैरह तो बात की बात है ना, कंटेंट की बात तो जब है एक बंदा जब हमारी वेबसाइट के ऊपर लॉन्च हो जाएगा, यानी कि वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। हमें क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है, हमें वेबसाइट का टाइटल इम्प्रूव करना है, और हमें दूसरी क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है, मेटा डिस्क्रिप्शन इम्प्रूव करनी है। ये बात समझ आ गई है। यानी कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एग्जांपल लेके कि एक बंदे ने सर्च किया, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट पाकिस्तान ट्रैवल से रिलेटेड है। ठीक है, एक बंदे ने पाकिस्तान ट्रैवल सर्च किया, उससे मेरी यहाँ पे वेबसाइट नज़र आई, लेकिन उसने क्लिक नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उससे यहाँ पर कोई इतना यूजफुल कंटेंट ही नहीं मिला है कि वो क्या करता, मेरी वेबसाइट पे आता। तो मुझे क्या चीज़ इंप्रूव करनी है, मुझे टाइटल इंप्रूव करना है और मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन इंप्रूव करनी है। अब ये बात समझ आ गई है। ठीक है, तो ये टूल आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स बता रहा होता है कि क्या क्या हो रहा है। तो इसके अलावा ये आपको ये बता सकता है, अगर मैं कंट्रीज पे क्लिक करूँ, कि कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, यानी कि गूगल के ऊपर किस कंट्री के अंदर मेरी वेबसाइट ज़्यादा रैंक हो रही है। ठीक है, कौन सी डिवाइसेस वो यूज़ कर रहे हैं, क्या मोबाइल से आ रहे हैं या क्या कहते हैं। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करके भी दिखा देता हूँ, वो मुझे बता रहा है कि इतने लोग जो हैं वो मोबाइल से आ रहे हैं, इतने लोगों ने डेस्कटॉप यानी कि पीसी वाला कंप्यूटर यूज़ किया है, और इतने लोगों ने टैबलेट यूज़ किया है। तो मुझे ये बताएं कि इस इंफॉर्मेशन से मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो मुझे बता रहा है कि 80% लोग मोबाइल से आ रहे हैं, 15% लोग पीसी से आ रहे हैं और 5% लोग टैबलेट से आ रहे हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, इस इंफॉर्मेशन को मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ कि जब मुझे पता चल गया है कि मेजॉरिटी ऑफ यूज़र जो है वो मोबाइल से आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट का जो डिज़ाइन है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि वो मोबाइल फ्रेंडली हो। ठीक है, जब पेज स्पीड की बात होगी तो मुझे डेस्कटॉप की वेबसाइट से ज़्यादा किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि मेरी वेबसाइट की जो स्पीड है ना मोबाइल के यूज़र के लिए, वो वहाँ पर उनके लिए ठीक होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसी तरह हम लोग यहाँ पे क्यूरीज देख लेते हैं, यानी कि हम लोग वो वाले कीवर्ड्स देख लेते हैं जिनको सर्च करके ज़्यादा लोग मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं। ठीक है, तो जो मेरी वेबसाइट है वो जो पाकिस्तानी ड्रामाज है ना उनके ओएसटी से रिलेटेड है। ओएसटी क्या होता है, टाइटल सॉन्ग जिसको कहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वो मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि इस वाले कीवर्ड को इतने लोगों ने सर्च किया और इसके अंदर से इतने लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गए। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कीवर्ड्स आ रहे हैं मुख्तलिफ ड्रामा नेम के साथ, मुझे इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, ज़रा मुझे थोड़ा सा ये बताएं। इससे मुझे फ़ायदा ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ड्रामे का नाम लिखा है, तो मुझे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि लोग इस ड्रामे को ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, फ्यूचर के अंदर अपने ब्लॉग के ऊपर जो पोस्ट क्रिएट करूँगा ना, मैं ज़्यादा पोस्ट इसके ऊपर क्रिएट करूँगा। ठीक है,
तो फॉर एग्जांपल अगर आपने बनाया हुआ है ब्लॉग मोबाइल प्राइस से रिलेटेड और उसके अंदर ज़्यादा लोग, अगर आपको यहाँ पे नज़र आता है कि ज़्यादा लोग सर्च करके आ रहे हैं सैमसंग मोबाइल प्राइसेस, तो आपको उससे क्या फ़ायदा होगा, आप अपने ब्लॉग के ऊपर ज़्यादा फिर सैमसंग के मोबाइल के जो सैमसंग मोबाइल्स हैं उनसे रिलेटेड ज़्यादा बात करोगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि इन चीज़ों से आप किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने अपना ब्लॉग बनाया हुआ है फॉर एग्जांपल कैंसर की डिफरेंट टाइप्स के ऊपर बनाया हुआ है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस टाइप का कैंसर को लोग सबसे ज़्यादा सर्च करके आ रहे हैं, तो आप अपने ब्लॉग के ऊपर उससे रिलेटेड ज़्यादा बात करोगे। ठीक है, इसी तरह अगर आपने मेहंदी डिज़ाइन के ऊपर बनाया हुआ है और यहाँ पर आपके पास एक कीवर्ड आ रहा है सबसे ऊपर कि सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो सिंपल मेहंदी डिज़ाइन सर्च करके आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल मेहंदी डिज़ाइन से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट क्रिएट करोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आएँ। हाँ, बिल्कुल, और दूसरे पेजेस के ऊपर लिंक वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद टूल है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों की आज की असाइनमेंट, आप सब लोगों ने अपने ब्लॉग को यहाँ पर ऐड करना है। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर इंडेक्स हो जाए, हम लोगों ने चेक किया था ना आज से 2 दिन पहले कि आप सब लोगों ने अपने ब्लॉग्स को चेक किया था कि क्या आप लोगों का ब्लॉग गूगल के ऊपर इंडेक्स हो गया है या नहीं हो गया है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने अपना साइट मैप सबमिट करवाना है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है साइट मैप की। ठीक है, साइट मैप क्या चीज़ होती है, ज़रा मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ आपको। नोट पैड ही ओपन कर लेते हैं। खुल जाओ सेंसर। अच्छा, किसी को समझ आ रही है कि साइट मैप से क्या चीज़ हो सकती है, साइट मैप का मतलब क्या हो सकता है? साइट मैप की अगर हम लोग उर्दू बोलें तो क्या हो सकता है? इसको थोड़ा-सा मैं फ़ॉन्ट को भी बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आए। और साइट मैप वाला काम भी आप लोगों ने करना है, स्पेशली वो वाले स्टूडेंट जो 2-3 दिन पहले कंप्लेन कर रहे थे कि हमारी वेबसाइट तो सर्च इंजन के ऊपर नज़र ही नहीं आ रही है, या हम लोग ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं उसके ऊपर विज़िटर ही नहीं आ रहा है। तो आपके विज़िटर इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं है। तो मैं आपको आज ये बताऊँगा कि आपने अपनी वेबसाइट मिनटों के अंदर या 1-2 दिन के अंदर-अंदर किस तरह से अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर हो चुका है स्टक, तो मुझे लगता है ऑनलाइन ही कुछ करना पड़ेगा। गूगल डॉक्यूमेंट पे ही जाता हूँ मैं और वहाँ पर जाकर इसको चलाता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे भी चल पड़ा है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि साइट मैप, अच्छा आप लोगों से क्या लगता है कि साइट मैप से क्या मुराद है? डिमांडिंग कीवर्ड का डाटा होता है, कोई भी चीज़ गूगल सर्च इंजन में ऐड करने के लिए यूज़ होता है। साइट मैप का मुराद ये है, अ पेज which contain URL of your website pages। इसके मुराद ये है कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर 300 आर्टिकल लिखे हुए हैं तो 300 आर्टिकल के जो यूआरएल है वो साइट मैप के अंदर ऐड होंगे। यानी कि अगेन से बताता हूँ, साइट मैप क्या चीज़ है, एक वेबसाइट का ऐसा पेज होता है जिसके ऊपर जितने भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, पेजेस क्रिएट हुए हुए हैं, उन सबका डाटा एक ही पेज के ऊपर आ रहा होता है। समझ आ गई ये बात? साइट मैप एक गूगल मैप नहीं भाई, क्या हो गया, गूगल मैप तो नक्शे को कहते हैं। साइट मैप क्या है? साइट मैप एक ऐसा पेज होता है जिसके ऊपर जब आप विजिट करते हैं तो आपको उसके ऊपर से क्या मिलता है, आपको अपनी वेबसाइट के जितने भी पेजेस आपने क्रिएट किए हुए हैं उन तमाम के तमाम पेजेस का लिंक मिलते हैं। अब समझ आइए क्या बात है? तो ज़रा मुझे कंफर्म करें ताकि मैं उसके साथ, अगर नहीं समझ आई है तो मैं आपको मज़ीद आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अच्छा एक रिप्लाई आ गया, साइट मैप एक ऐसा पेज जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट के जितने भी पेजेस क्रिएट हुए हैं उन सबका डाटा हो। ठीक है, चलिए, अच्छा समझ आ गई। तो हमारे पास क्या है, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, आमतौर पे जो साइट मैप होता है, अगर हम लोग बात करें ब्लॉगर की, तो ये आपके ब्लॉगर का लिंक है ना, तो अगर आप चाहते हैं कि अपने ब्लॉगर की वेबसाइट का साइट मैप देखें तो उसके आखिर में आप क्या चीज़ डाल दें, उसके आखिर में आप एटम डाल दें, ATOM।
जब आप इसको एटम डाल के विजिट करेंगे, सॉरी एटम डॉट एक्सएमएल, ठीक है, ये देखें सारा डाटा आ गया, इसके अंदर इमेज भी आ गया वगैरह वगैरह। आपने क्या करना है, अपने ब्लॉग के आखिर में क्या चीज ऐड करनी है, एटम डॉट ए एक्स एम एल। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो आपकी वेबसाइट का साइट मैप ओपन हो जाएगा और वो इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। ये रीडेबल नहीं है क्योंकि ये इंसानों के लिए नहीं बना होता, बल्कि किसके लिए बना होता है, सर्च इंजन के रिपोर्ट्स के लिए बना होता है। तो ज़रा आप सोचें, अगर हम गूगल को एक ऐसी वेबसाइट का लिंक दे दें जहाँ पे हमारी वेबसाइट के सारे पेजेस बने हुए हैं, तो क्या ख्याल है गूगल उन तमाम के तमाम गूगल के जो रिपोर्ट हैं वो तमाम का तमाम डाटा रीड नहीं कर लेंगे, उनके लिए आसानी हो जाएगी। अगर हम गूगल के रिपोर्ट्स को एक ऐसा पेज बनाकर दें जहाँ पर हमारे तमाम आर्टिकल्स के लिंक पड़े हुए हैं या तमाम वेबसाइट के पेजेस के लिंक पड़े हुए हैं, तो गूगल सर्च इंजन के लिए आसान नहीं हो जाएगा कि वो तमाम के तमाम आर्टिकल्स को इजीली रीड करके इंडेक्स कर दे, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा लिंक नहीं बना कर देंगे तो गूगल के रिपोर्ट को डिफिकल्टी होगी, उसे नहीं पता चलेगा कि इस ब्लॉग के ऊपर कितने आर्टिकल पड़े हुए हैं, किसको इंडेक्स करना है, किसको इंडेक्स नहीं करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग जाते हैं गूगल वेब मास्टर टूल में। आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर एक ऑप्शन नज़र आ रही है साइट मैप की, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये साइट मैप है, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, गूगल हमसे पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट का एड्रेस ये है, आगे आप किस चीज़ को एंटर करो, अपने साइट मैप को एंटर करो। तो अगर आपने ब्लॉगर के अंदर ये चीज़ बनाई हुई है, और ये सिर्फ स्पेसिफिक ब्लॉगर के लिए, वर्डप्रेस को जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे अलग से बताऊंगा, तो आपने यहाँ पे करना है atom.xml लिख देना है। इसको जूम इन करके मजीद दिखाता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर क्या चीज़ लिखनी है, atom.xml लिख देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर सबमिट करेंगे, गूगल हमें ये बताएगा कि उसको साइट मैप पे से कितने लिंक मिले हैं और उसमें से कितने इंडेक्स हो गए, कितने इंडेक्स नहीं हुए। तो गूगल ने हमें क्या बताया है, गूगल ने कहा है कि आपने जो हमें अभी अभी साइट मैप सबमिट करवाया है उसके अंदर टोटल 2 लिंक हैं, ठीक है। यानी कि एक होम पेज का और दूसरा हमने जो पोस्ट क्रिएट की हुई है उसका लिंक, ठीक है। तो गूगल ने कितने हमारे साइट मैप में से कितने लिंक को डिडक्ट किया है, उसने हमारे साइट मैप में से 2 लिंक को डिडक्ट किया है। उसने कहा है कि आपने इस तारीख को ये 2 लिंक सबमिट करवाए थे, 2 लिंक हमने आपके साइट मैप से उठाए हैं। अगर वो कह रहा है कि आपने देखना है कि ये इंडेक्स हो चुके कि नहीं, तो यहाँ पर ये चीज़ अपडेट हो जाएगी, क्योंकि अब हम लोगों ने गूगल के जो रिपोर्ट्स हैं उनको अपनी वेबसाइट का बता दिया है। तो अब क्या होगा, उनके लिए ईजिली वो हमारी वेबसाइट तक पहुँचेंगे। जब हमारी वेबसाइट पर ईजिली पहुँचेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट ईजिली इंडेक्स हो जाएगी। और अगर हम लोगों ने अपने आर्टिकल्स को प्रॉपरली लिखा होगा, उसकी ऑन पेज एसईओ की होगी, तो हमारी वेबसाइट जो है वो इजीली क्या हो जाएगी, रैंक भी हो जाएगी। ये बात समझ आ गई है। वैसे आमतौर पे कभी कभी गूगल के रिपोर्ट जो है विद इन सेकेंड भी जो है वो फाइल को उठा लेते हैं। तो मैं चेक करता हूँ क्या मेरी वेबसाइट इंडेक्स हो गई है। अगर नहीं हुई है तो इसको हम फिर कल चेक करेंगे। कि हम कम से कम 24 घंटे का टाइम तो देते हैं गूगल को कि वो हमारी वेबसाइट को रीड करे, ठीक है। अभी उसने हमें इंडेक्स नहीं किया तो हम लोग इसको 24 घंटे बाद चेक करेंगे। तो आपने क्या करना है, अगर आप लोगों की वेबसाइट इंडेक्स नहीं हुई है तो आप लोगों ने भी अपने अपने ब्लॉगर का जो साइट मैप है उसको सबमिट करवाना है, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ बताया है। पहले अपनी वेबसाइट को यहाँ पे वेरीफाई करवाना है गूगल कंसोल के ऊपर जाके, उसके बाद आपने साइट मैप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्या करना है, अपने उसको सबमिट करवा देना है। ये बात समझ आ गई है सब लोगों को। दूसरा क्या तरीका है, एक तो ये तरीका, एक तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा आर्टिकल फटाफट से जो है वो इंडेक्स हो जाए, तो आपने क्या करना है, ये आपका फॉर एग्जांपल आर्टिकल है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसका लिंक आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ टॉप के ऊपर जो आपको बार नज़र आ रही है इसके ऊपर कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो गूगल जो है वो सर्च करने लग जाएगा कि क्या आपकी प्रॉपर्टी गूगल के सॉरी क्या आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर इंडेक्स है कि नहीं है, तो आपको यहाँ पर मैसेज दे देगा, ठीक है। तो आप इसे उस तरह से सर्च कर सकते हो अगर आपने वन बाय वन एक एक चीज़ को सर्च करना है तो, ठीक है। बात समझ आ गई है। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट के ऊपर 10 अगर आर्टिकल है और आप उनको वन बाय वन चेक करना चाहते हो तो आप इसको इस तरह से सर्च कर सकते हो।
तो आज हम लोगों ने यहाँ पे अभी क्योंकि वेबसाइट इंडेक्स नहीं हुई है तो वही चीज़ नहीं दिखा रहा है, तो अगर वेबसाइट इंडेक्स होती तो इसको यहाँ पर दिखा देता। तो आपने इस चीज़ को ट्राई करना है, स्पेशली फ्यूचर के अंदर वेबसाइट करने का दोबारा से बता दें। ये वेबसाइट वेरीफाई करने का कोई बहुत आसान सा तरीका है। चले हम लोग नई वेबसाइट डाल लेते हैं। ऐड प्रॉपर्टी में गए तो आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगी। जब आप इस गूगल कंसोल के ऊपर लॉगिन होंगे तो आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगी। आपने सेकंड वाली ऑप्शन क्लिक करनी है, यहाँ पे अपने ब्लॉग का लिंक कॉपी पेस्ट करना है और कंटिन्यू करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है इसके अंदर शो होने लग जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, हम लोगों ने परफॉर्मेंस देख ली, साइट मैप देख लिया। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं, हम लोग चलते हैं, हम लोगों ने इंस्पेक्ट यूआरएल भी देख लिया। अगर आप लोगों ने वन बाय वन एक एक यूआरएल को देखना है, हम लोग कवरेज को देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, क्योंकि ये वेबसाइट नहीं है, कोई डाटा नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कवरेज को देख लेते हैं दूसरी जगह पे जाके। कवरेज के अंदर हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं, वो हमें बताता है कि हमारी वेबसाइट का कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, उस चीज़ से रिलेटेड वो बात कर रहा होता है। तो बता रहा है कोई एरर नहीं आ रहा है। 146 जो पेजेस हैं वो गूगल के ऊपर चले गए हैं और गूगल ने हमारे 450 जो पेजेस हैं उनको ब्लॉक किया हुआ है। ये गूगल ने नहीं किया है, बल्कि मैंने गूगल को खुद एक फ़ाइल में बताया था कि मुझे वाली जो लिंक है उनको इंक्लूड नहीं करना है, तो गूगल उन चीज़ को क्या कर देता है, एक्सक्लूड कर देता है। अब यहाँ पे बात होती है कि हम लोग गूगल को कैसे बता सकते हैं कि गूगल ने हमारा, नहीं नेट इश्यू तो नहीं है, अब तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। क्या आप लोगों के पास कोई इश्यू चल रहा है इस वक्त? क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ में डिफ़िकल्टी आ रही है या स्क्रीन तो मेरे पास रिज़ल्ट से ही आ रहा है। मैं साथ-साथ मोबाइल के ऊपर अपने लेक्चर को देखता जा रहा हूँ कि अगर कोई इश्यू आता है तो मुझे फटाफट पता चल जाए। मेरे पास कोई इश्यू नहीं आ रहा है। क्या आप लोगों के पास कोई इश्यू चल रहा है? आवाज़ का इश्यू चल रहा है किसी का तो फटाफट से बता दें। इश्यू नहीं आ रहा है, ठीक है। एनीवेज़ हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये आप लोगों की अभी तक जो असाइनमेंट है वो क्या है? अच्छा, असाइनमेंट मैं बाद में लिखूँगा। अब हम क्या चीज़ पढ़ते हैं? रूबूट। हम लोग थोड़ा-सा रूबूट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। रूबूट, इसको रूबूट ही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? बिल्कुल रूबूट ही पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास एक फ़ाइल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, reboot.txt, और ये किस चीज़ के अंदर बनती है? ये बनती है नोटपैड के अंदर बनती है। ठीक है, रूबूट फ़ाइल से आपको कुछ आइडिया हो रहा है कि क्या चीज़ हो सकती है? अच्छा, मैं आप लोगों से जो इस तरह के क्वेश्चन पूछता हूँ ना, मैं इसलिए पूछ रहा होता हूँ ताकि आप अपने ज़हन को खोलें और फ़ाइल के नाम से या इंग्लिश वर्ड से थोड़ा-सा आइडिया निकालने की कोशिश करें। क्योंकि फ्यूचर में डेफ़िनेटली हर वक़्त तो मैंने आपके साथ नहीं होना है, तो आपको खुद से भी थोड़ा-सा अपना ज़हन यूज़ करना चाहिए। थोड़ा-सा बताएँ कि आपको रूबूट डॉट या रूबूट की फ़ाइल से क्या चीज़ समझ आ रही है कि इस फ़ाइल के अंदर आखिर ऐसा क्या होता होगा? आखिर इसका नाम रूबूट क्यों रखा हुआ है? थोड़ा-सा बताएँ आपको इसके फ़ाइल के नाम से क्या चीज़ समझ आ रही है? गलत बता दें, कोई इश्यू नहीं है, मैंने कौन-सा आपको भी ये चीज़ पढ़ाई है। लेकिन कुछ बताएँ सही कि आपको रूबूट की फ़ाइल से क्या चीज़ समझ आ रही है कि फ़ाइल क्या काम करती होगी? और आखिर हम इसको गूगल टूल्स के अंदर ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं? थोड़ा-सा बता दें, कुछ भी गलत-मलत बता दें, जो भी ज़हन में आपके आता है। रिपोर्ट्स के लिए होती है, बिल्कुल ठीक, ये कमांड है, कोई प्रोग्राम है। अच्छा, अभी तक जो इसका सही जवाब आया है, वो आया है हीरा मुबीन की तरफ से आया है, लेकिन देखते हैं कोई इससे बेहतर जवाब दे सकता है। पहले मैं साथ-साथ लिख देता हूँ। इट इज़ अ फाइल व्हिच हेल्प वेब ओनर टू कम्युनिकेट विद सर्च इंजन ग्रुप। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब सामने में लिखा हुआ है कि ये एक ऐसी फाइल होती है जिसके ज़रिए जो वेबसाइट का ऑनर होता है या ब्लॉग का जो ऑनर होता है वो क्या कर सकता है, किसके साथ कम्युनिकेशन कर सकता है? वो गूगल के जो सर्च इंजन के जो रिपोर्ट्स होते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है, मैंने शायद आपको पहले ही बताया था। अच्छा, आप लोग काफ़ी अच्छे-अच्छे जवाब आ रहे हैं, मैं साथ-साथ वही पढ़ता जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, अगर हम लोग गूगल के जो रिपोर्ट्स हैं उनको कोई बात बताना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या फ़ाइल यूज़ करेंगे? उसके लिए हम लोग गूगल रिपोर्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है? मैंने शायद आप लोगों के साथ पहले ही बताया था कि सर्च इंजन किस तरह से वर्क करता है।
सर्च इंजन के ऊपर जब आप, क्योंकि आप लोगों को पता है कि दुनिया के अंदर मिलियंस बिलियंस पता नहीं ट्रिलियंस वेबसाइट हैं, तो डेफिनेटली गूगल ने वहाँ पे कोई लोग नहीं बिठाए हुए हैं कि वो एक एक वेबसाइट को चेक करें, उसके हर वेबसाइट के हर पेज को चेक करें। तो गूगल ने उसके लिए क्या किया हुआ है, कुछ प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं जिसको वो रिपोर्ट्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप उन रिपोर्ट से कम्युनिकेशन करें, उसको बताएं कि मेरे फ़लाँ वेबसाइट को तुमने इंडेक्स करना है, तुमने फ़लाँ वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करना है, तो उसके लिए आपको क्या एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। उसका क्या नाम है, उसका नाम है robots.txt। ठीक है, तो इसके अंदर आप उनके सर्च इंजन के जो रिपोर्ट्स होते हैं, अगेन से ये सिर्फ गूगल सर्च इंजन की बात नहीं हो रही है, ये तमाम किस्म के सर्च इंजन की बात हो रही है। ठीक है, वो याहू का भी हो सकता है, वो बिंग भी हो सकता है, वो फेसबुक का भी हो सकता है, जो भी सर्च इंजन आपके जहन में आ रहा है वो तमाम सर्च इंजन हो सकते हैं। तो अगर आपने सर्च इंजन को बताना है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर फॉर एग्जांपल 400 पेजेस हैं, किन पेजेस को इंडेक्स करना है और किन पेजेस को इंडेक्स नहीं करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप रूट की एक फाइल बनाते हो। ठीक है, यानी कि आप फाइल या नोट पैड नहीं बनाते हो, बस आप जब फाइल का नाम सेव कर रहे होते हो तो आप उसमें फाइल का नाम क्या रखना होता है, रूबूट रखना होता है उसका नाम। ठीक है, इस फाइल के अंदर आप किस तरह से बात कर सकते हो, इसके लिए आप कोई टूल यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं गूगल करता हूँ, लिखता हूँ क्रिएट रोबोट फाइल। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या चीज़ सर्च की है, गूगल के ऊपर जाकर मैंने सर्च किया है क्रिएट रोबोट फाइल। आप इसको नोट कर लें ताकि फ्यूचर में अगर आपने रोबोट की फाइल बनानी तो आपने क्या करना है। ठीक है, शुरू के अंदर ही हमारे पास कोई अच्छा सा आ रहा है, ये वाला एक आ रहा है रोबोट टेक्स्ट जनरेटर के नाम से टूल आ रहा है। काफ़ी सारे टूल आ रहे हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ज़रा इंटरेस्टिंग सा लगा है तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, फाइल क्रिएट करता है। सबसे पहले तो वो ये कहता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फाइल बनी हुई है तो आप उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन हम लोगों ने नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये मेरा ब्लॉग है, ठीक है, और ये इसका आर्टिकल है। साथ में आपका कोई क्वेश्चन भी देख लेता हूँ। हाँ, मुझे पता था एक क्वेश्चन आएगा। अच्छा, इन केस अगर मैं तलहा अरशद के सवाल का जवाब देना भूल जाऊँ, तो आपने मुझे रिमाइंड करवाना है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर हम अपने वेबसाइट के कुछ पेजेस को इंडेक्स क्यों नहीं करवाएँगे। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन केस अगर मैं भूल जाऊँ तो आप लोगों ने मुझे दोबारा से रिमाइंड करवाना है, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ रिबूट की फ़ाइल किस तरह से बनती है। ठीक है? हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी वेबसाइट का आर्टिकल है। ठीक है, इसका यूआरएल क्या है, इसका यूआरएल जो है वो ये है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट का जो ये आर्टिकल है ना, ये गूगल के ऊपर इंडेक्स ना हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डॉट कॉम से आगे वाला जो यूआरएल है ना, मुझे डॉट कॉम से आगे वाला यूआरएल हमेशा चाहिए होता है, पहले वाला नहीं चाहिए होता। ठीक है, उसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे उसको पेस्ट करूंगा डायरेक्टरी के अंदर। अगर मैं चाहता हूँ कि गूगल इसको इंडेक्स करे तो मैं यहाँ पे अलाउ कर दूंगा, अगर मैं चाहता हूँ इंडेक्स ना करे तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डिसअलाउ कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा, और अगर मुझे मजीद चाहिए किसी और को चीज़ों को ऐड करना है तो मैं दूसरे लिंक भी ऐड कर दूंगा, तो गूगल मुझे ये जो फाइल है रिबूट की वो क्रिएट करके दे देगी। ठीक है, यानी कि मेरी जो रिबूट की फाइल होगी वो इस तरह से होगी। ये बात समझ आ गई है। फ़ॉन्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि ज़्यादा बेहतर समझ आए। इतने फ़ॉन्ट लोड होता है, मैं ज़रा आपकी स्क्रीन देख लें। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। ठीक है, किस तरह से हम लोगों ने किया है, हम लोग एक रिबूट जनरेटर पे गए हैं और हम लोगों ने इस तरह से फाइल क्रिएट कर ली। ठीक है, मैंने यहाँ पे पूरी ब्लॉग जो मेरा आर्टिकल है उसका लिंक नहीं देना है, बल्कि मैंने सिर्फ उसका लिंक देना है जिस चीज़ को मैं डी इंडेक्स करना चाहता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला लिंक जो है, ये वाला आर्टिकल जो है वो मेरा इंडेक्स ना हो, तो मैं क्या करूँगा, डिसअलाउ का बटन यूज़ करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला चीज़ जो है वो इंडेक्स हो जाए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, अलाउ का जो टैग है वो यूज़ करूँगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद इसको मैं सेव कर लूँगा इस फाइल को। इस फाइल का नाम रखूँगा रूबूट। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको अपने सर्वर के अंदर अपलोड कर लूँगा। स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करें। इसको मैं क्या कर लूँगा, डेस्कटॉप के ऊपर सेव करने के बाद अपने सर्वर पर लेके चल जाऊँगा। अभी सर्वर पे कैसे लेके जाते हैं, अभी हम वो चीज़ पढ़ते हैं। पहले मुझे ये बताएं, ये बात समझ आ गई है, अलाउ किस तरह करना है अगर, और डिसअलाउ का क्या मकसद है। डिसअलाउ अगर मैं बताऊंगा तो इसका मतलब है मैं सर्च इंजन को ये बता रहा हूँ कि मेरी इस पेज को इंडेक्स नहीं करना है।
अगर मैं अलाउ का बटन बता रहा हूँ तो सर्च इंजन को मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आपने इसको इंडेक्स करना है। ये बात समझ आ गई है कि किस तरह से फाइल बनाते हैं। कोई भी जनरेटर उठा लें, जैसे कि मैंने ये वाला उठा लिया, आप कोई भी उठा लें, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ जी, ठीक है। ये वाली फाइल किस तरह से बनती है, बहुत ज़्यादा ईजी है। और आप लोग इसको, और बल्कि हम लोगों ने टूल ही यूज़ किया है और उसका मकसद क्या है, ठीक है। अच्छा, हम लोग अब अगर हम लोग ब्लॉगर की बात करें तो ब्लॉगर के अंदर पहले तो ये सेटिंग के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कोई रिबूट की फाइल की ऑप्शन है। रिबूट 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 हाँ जी, ये देखें यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास ब्लॉगर के अंदर, ये वाली ऑप्शन इस जगह पर है। मैं सेटिंग के अंदर गया हूँ, मैंने स्क्रॉल डाउन किया है तो मुझे यहाँ पे क्या ऑप्शन नज़र आ रही है, रिबूट की ऑप्शन नज़र आ रही है। इस वक्त इसको एक्टिव नहीं किया, अगर मैं इसको एक्टिव कर लूँगा तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस रिबूट की फाइल को एडिट कर सकता हूँ। मैंने जोन जोन सी चीज़ें, जैसे कि ये वाला कोड जो है मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये बात समझ आ गई है? ब्लॉगर के अंदर आप रिबूट की फाइल को कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, फटाफट से बताएं। सेटिंग में जाना है लेफ्ट साइड पे, उसके बाद यहाँ पे आपने रिबूट की फाइल को सर्च करना है, इसको एक्टिव करना है। उसके बाद जब आप कस्टम रिबूट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके कौन से आर्टिकल इंडेक्स होंगे और कौन से आर्टिकल इंडेक्स नहीं होंगे। ठीक है, आप ब्लॉगर के ऊपर इस तरह से कर सकते हैं कि ब्लॉगर के ऊपर किस तरह से रिपोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता चल गया है कि आपने जब भी फ्यूचर के अंदर कभी रिपोर्ट गूगल के रिपोर्ट से बात करनी है तो आप उनको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर हम किसी चीज़ को डी इंडेक्स क्यों करना चाहेंगे। ठीक है, जैसे अभी किसी ने स्टूडेंट ने पूछा था कि हम आखिर क्यों चाहेंगे, कोई बेवकूफ़ी होगा वो चाहेगा कि उसके जो आर्टिकल है वो डी इंडेक्स हो। तो आपको ये बता दूं, हम लोग डी इंडेक्स इसलिए करते हैं ताकि गूगल के पास हमारा डुप्लीकेट कंटेंट ना चला जाए। मतलब ये कि ये मेरी एक पोस्ट है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखी थी। ठीक है, इसको तो एडिट करता हूँ। अगर मैं इस पोस्ट को यहाँ पे लेबल दे देता हूँ, एक लेबल मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स, एक लेबल मैं दे देता हूँ पाकिस्तान। ठीक है, इससे क्या हुआ है, इससे ये हुआ है कि मेरी एक सिंगल पोस्ट कितनी कैटेगरीज में चली गई है, वो स्पोर्ट्स में भी चली गई है और वो किस में भी चली गई है, वो पाकिस्तान में भी चले गए। तो क्या ख्याल है, अगर मेरी एक ही पोस्ट दो कैटेगरीज में जा रही हैं तो क्या वो डुप्लीकेट नहीं हो जाएगा सर्च इंजन के लिए। फॉर एग्जांपल सर्च इंजन जब स्पोर्ट्स की कैटेगरी रीड करेगा वहां पे उसको आपकी पोस्ट नजर आएगी। सर्च इंजन जब आपकी पाकिस्तान की कैटेगरी रीड करेगा तो उसको वहां पर भी आपकी पोस्ट नजर आएगी। तो क्या ख्याल है, मैं अगर कैटेगरीज को ही डिसअलाउ कर दूं, मैं गूगल को कहूं कि नहीं तुम किसी भी कैटेगरी को किसी भी कैटेगरी को इंडेक्स ना करो, सिर्फ मेरे आर्टिकल को इंडेक्स करो, तो क्या ख्याल है, इससे मेरा डुप्लीकेशन रुक नहीं जाएगा? आप क्या कहते हैं इस बारे में? अगर एक पोस्ट जो है वो दो कैटेगरीज में जा रही है तो वो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हम गूगल को हम डिस अलाउ कर देते हैं, किस चीज़ को हम लोग डिस अलाउ कर देते हैं, लेबल्स को, या आप कह सकते हैं कैटेगरीज को। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि गूगल आपके आर्टिकल को सिर्फ एक ही दफ़ा रीड करता है, चाहे वो 10 कैटेगरीज में डला हुआ हो, चाहे वो एक कैटेगरी में डला हो। ठीक है, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि गूगल आपको उसको डुप्लीकेट नहीं करता है। और आपको ये बता दूं कि डुप्लीकेट से कभी भी मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी और का डाटा को कॉपी पेस्ट करें तो वो डुप्लीकेट होता है। अगर आपने अपने ही ब्लॉग के ऊपर एक ही पोस्ट को 2 से 3 दफ़ा कॉपी पेस्ट करके लिखा है तो वो भी डुप्लीकेट ही काउंट होगा। ठीक है, अदनान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक पोस्ट दोनों जगह पे फिट हो सकती है, लेकिन अगर सर्च इंजन जो है वो दोनों जगह पर जाके उसको पढ़ेगा तो उसके लिए उसको क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी हो जाएगी, वो उसको डुप्लीकेट काउंट करेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम जो लेबल्स हैं या कैटेगरीज हैं इनको डिसअलाउ कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरे वेबसाइट के अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि मैंने 450 जो है वेबसाइट के पेजेस को
डी इंडेक्स किया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे लेबल्स हैं। ठीक है, लेबल्स जो होते हैं वो किन के लिए होते हैं? लेबल्स वेबसाइट लेबल्स और कैटेगरीज जो होती हैं वो ह्यूमंस के लिए होती हैं। ये बात समझ आ रही है? ये चीज़ हम लोग कभी भी सर्च इंजन के लिए नहीं बनाते हैं। जो कैटेगरीज होती हैं वो सिर्फ किसके लिए होती है? वो ह्यूमंस के लिए होती हैं, ताकि वो इजीली एक आर्टिकल को सर्च कर सकें। अगर आप लेबल्स नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली लेबल्स, मैंने बताया ना, ह्यूमंस के लिए होते हैं। अगर आप लेबल नहीं रखेंगे ना आरिफ, तो मुझे डिफिकल्टी होगी आपकी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल सर्च करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक आर्टिकल स्पोर्ट्स के ऊपर लिखा हुआ है, एक आपने पॉलिटिक्स के ऊपर लिखा हुआ है, एक आपने एजुकेशन के ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर आऊंगा ना, मुझे आर्टिकल सर्च करने में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि आपने कैटेगरीज या लेबल्स ही नहीं बनाए थे। ठीक है, तो लेबल्स जो होते हैं वो ह्यूमंस के लिए होते हैं, वो सर्च इंजन के लिए नहीं होते हैं। तो आप लेबल्स और कैटेगरी ज़रूर बनाएँ, लेकिन क्या करें, उन सबको एक्सक्लूड कर दें, यानी कि उनको डिसअलाउ कर दें अपने रिपोर्ट के अंदर। बिल्कुल आपने डिसअलाउ करना है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूँ, हम लोग क्योंकि ब्लॉगर के ऊपर ब्लॉगिंग पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ भी डिसअलाउ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि गूगल ने जो ऑलरेडी यहाँ पर फाइल बनाई हुई है ना, रिबूट की जो फाइल बनाई हुई है वो ऑलरेडी परफेक्ट बनाई हुई है। उन्होंने ऑलरेडी जो है बाय डिफ़ॉल्ट इन तमाम चीज़ों को रखा हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ब्लॉगर के अंदर इस फाइल को एडिट ना करें। आपको ये बताने का मकसद ये था कि आगे जाके हम जब वर्डप्रेस पढ़ेंगे, या हो सकता है फ्यूचर में कोई क्लाइंट आपको कह दे, तो आपको पता हो कि रिबूट की फाइल किस तरह से यूज़ होगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? आप आपने अपने ब्लॉगर की जो रिबूट की फाइल है ना, उसको एडिट नहीं करना है, बल्कि जब आप उसको एडिट करेंगे ना, तो आपको एक वार्निंग आएगी कि गूगल ने आपकी रिबूट की फाइल ऑलरेडी परफेक्ट बनाई हुई है। तो बेहतर यही है कि आप इस फाइल को एडिट ना करो। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे वैसे कहाँ पे नज़र आई थी, तो मुझे मैंने आपको ये चीज़ इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन की है। ठीक है, 146 पेजेस मेरी वेबसाइट के इंडेक्स हुए हुए हैं, जिसमें से उसके अलावा 450 पेजेस हैं वो मैंने एक्सक्लूड किए हैं। वो मैंने एक्सक्लूड क्यों किए हुए हैं? वो मैंने एक्सक्लूड इसलिए किए हुए हैं ताकि मेरी वेबसाइट जो है वो डुप्लीकेट काउंट ना हो। ठीक है, ये साइड मैप हो गया, कवरेज हो गया। ठीक है, यहाँ तक। जब हम लेबल को डिसअलाउ करेंगे तो सिर्फ लेबल्स ही डिसअलाउ होंगे। सर्च इंजन के ऊपर आपकी कैटेगरीज नज़र नहीं आएंगे, लेबल्स नज़र नहीं आएंगे, आपकी पोस्ट नज़र आएगी। ठीक है, अच्छा हम देखते हैं कि क्या हम फाइबर के ऊपर इससे रिलेटेड कोई गिग्स लगा सकते हैं? क्या बूट से रिलेटेड कोई गिग लगा हुआ है? क्या हम उसको लगा सकते हैं? हम उन चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, बाकी वेब मास्टर टूल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोगों का ये पहला बैच है जिनको मैंने इतनी शुरू में ये वाला टूल बता दिया, वरना आमतौर पे हम काफ़ी आगे जाके पढ़ते हैं। चलें ठीक है, इसको थोड़ा-सा अगर आपको अभी से ही इसको एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे ब्लॉग पेजेस डिफरेंट, क्या मतलब आपकी? मैंने कोई और थीम लगाई हुई है, आपने कोई और थीम लगाई होगी, इसलिए डिफरेंट आते हैं। हम लोगों की थीम्स अलग-अलग हैं। अच्छा जी, आप में कोई स्टूडेंट थे, मेरे ख्याल से अमारा के नाम से थी, उन्होंने कोई 2-3 दिन से कह रही हैं कि उनका ब्लॉग जो है वो नहीं बन रहा है या थीम चेंज नहीं हो रही है, और मैंने 2-3 दिन से लगातार कह रहा हूँ कि आप जब तक स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करेंगी, हमें कैसे पता चलेगा कि इशू कहाँ पे आ रहा है? तो मैं यहाँ पे जब क्यूरी क्रिएट करता हूँ ना, क्या कहते हैं, ग्रुप के अंदर, तो वहाँ पे अपने स्क्रीनशॉट शेयर करें, ताकि पता चल सके कि इशू कहाँ पे आ रहा है। हाँ जी, पेजेस या पोस्ट का मतलब आर्टिकल्स ही होता है। तो हम लोग फाइवर के ऊपर गए हैं और हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज़ सर्च किया है? रूबूट को सर्च किया है, और हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई गिग लगा हुआ है रूबूट से रिलेटेड। ये तो कोई और रूबूट आ गया, रूबूट डॉट टी एक्स टी लिखते हैं। एंटर करते हैं।
बिल्कुल यहाँ पे 44 गिग्स लगे हुए हैं, बहुत थोड़े से गिग्स लगे हुए हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, साइट मैप का ही बना हुआ है यहाँ पे गिग। आई विल फिक्स योर साइट मैप एंड टीएक्सटी, दो चीज़ों का बना हुआ है। साइट मैप इसको देख लेते हैं, इस वाले गिग को देख लेते हैं। ठीक है, आई विल क्रिएट साइट मैप, बूट, गूगल वेब मास्टर टूल, वेरिफिकेशन, और हम लोगों ने ये तीनों चीज़ें ही सीखी हैं, अगर आप लोगों को पता हो। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि गूगल वेब मास्टर टूल की वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, यानी कि गूगल वेब मास्टर टूल में अपनी वेबसाइट किस तरह से ऐड करते हैं। मजीद हम लोग वर्डप्रेस के अंदर पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ आपको बता दिए। बूट की फाइल किस तरह से क्रिएट करते हैं, और मैंने आपको ये बता दिया कि साइट मैप कहाँ पे होता है। ठीक है, तो आप ये वाले 3 गिग्स, ये इसने इन तीनों चीज़ों को एक में ही लगा दिया। ठीक है, और शायद कोई पाकिस्तानी बंदा है, बिल्कुल पाकिस्तानी बंदा है, तो आप ये वाला जो गिग है वो लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी गिग ना लगाएं, तो हम जरा वर्डप्रेस को पढ़ लेंगे ना जब, तो हम लोग जब आप इस गिग को लगाएंगे, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर ये तमाम चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेहतर होंगी। ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर ज़्यादा हम लोग वर्डप्रेस इंशाल्लाह से अगले हफ्ते से शुरू करेंगे, मतलब नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी उससे शुरू करेंगे। अच्छा, ये मैं आप लोगों को ज़रा क्वेश्चन ले लेते हूँ थोड़े बहुत। अरे हम लोग शुरू करते हैं, कहाँ पे था? मोहम्मद राशिद को मैंने जवाब दे दिया था। सर जब डिसअलाउ हो जाएगा तो हमारे, हाँ जी, अगर आपने किसी यूआरएल को डिसअलाउ कर दिया है तो गूगल जो है वो आपके उस पेज को रिमूव कर देगी सर्च इंजन से। ठीक है, उससे लेकिन आपकी दूसरी वेबसाइट पर फाइन होगा। सर जी लेबल डिसअलाउ कर दें तो रिपोर्ट के लिए, लेकिन वो जो आर्टिकल है वो दो, नहीं जी, सिर्फ लेबल ही डिसअलाउ होंगे, उससे आपके आर्टिकल्स डिसअलाउ नहीं होंगे। आर्टिकल्स के अलग यूआरएल होते हैं। ठीक है, उसके बाद सर सेटिंग चेंज आती है मेरे ब्लॉग की। अ, अच्छा, आपके ब्लॉग की सेटिंग इसलिए चेंज आती है क्योंकि, अच्छा आप इसकी बात करें, इसलिए क्योंकि आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, आप अपने ब्लॉग के ऊपर जाएं, ब्लॉगर के ऊपर, और आपको यहाँ सबसे नीचे लेफ्ट साइड के ऊपर सबसे नीचे ऑप्शन नज़र आएगी, मूव टू, यहाँ पे नज़र आएगा आपको बटन। ठीक है, आपके पास ये वाली ऑप्शन नज़र आती होगी। जो भी आपका नाम है, क्या नाम है आपका? तलहा अरशद, आपके पास ये वाली सेटिंग नज़र आती होगी पुरानी वाली। नई के लिए आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी सेटिंग नई आ जाएगी। ठीक है, तलहा को ये जवाब मैंने दिया। सर इंशाल्लाह आज कर दूंगी, मैंने डिसअपॉइंट होकर छोड़ दिया। ठीक है, अच्छा गेम से बता रहा हूँ, अगर आपको कोई इशू आ रहा है, अगर आप ये कह देंगे ना सर गिग क्रिएट नहीं हो रहा, गिग एक्टिव नहीं हो रहा, गिग पब्लिश नहीं हो रहा, थीम चेंज नहीं हो रही, तो मुझे आइडिया नहीं होगा जब तक आप मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे जब जब आप मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं तो मुझे प्रॉपरली पता चलता है कि आखिर इशू कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अगर आप मुझे कह देंगे ना थीम चेंज नहीं हो रही, तो मेरा दिमाग खुद घूम जाएगा कि आखिर थीम चेंज क्यों नहीं हो रही, उसके हजार इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी इशू हो सकता है। लेकिन जब तक आप, अगर जब आप एक दफ़ा स्क्रीनशॉट दिखा देंगे तो मुझे पता चलेगा इस स्पेसिफिक इशू की वजह से काम नहीं हो रहा है, तो मैं आपको स्पेसिफिक इशू का जो है वो सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है सर जी, ये कैसे पता चलेगा कि गिग की डिमांड भी है? गिग की डिमांड, आप जिस गिग को क्रिएट करने वाले हैं पहले उसको सर्च करें और देखें कि वहाँ पे जो पहले से गिग आ रहे हैं क्या उनके ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं। अगर उनके ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं, यानी कि उसके ऊपर रिव्यूज़ हैं, ऑर्डर इन क्यों है, तो उसका मतलब है कि वो वाले गिग जो है वो डिमांडिंग है। आवाज़ सबको परफेक्टली आ रही है, आई होप सो। सर एक बार गूगल कंसोल में ब्लॉक आ जाए तो नेक्स्ट पोस्ट जो हम करेंगे वो, बिल्कुल एक बार जब आपने साइट मैप इंडेक्स कर दी है ना, या अपनी वेबसाइट को गूगल कंसोल में डाल दिए, फिर आपको फ्यूचर में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गूगल क्या करेगा, खुद ब खुद, आप गूगल की जो रिपोर्ट्स हैं वो खुद ब खुद आपकी वेबसाइट से क्या करते रहेंगे, डाटा उठाते रहेंगे। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने गूगल कंसोल से, गूगल कंसोल का मकसद क्या है, आपकी वेबसाइट कनेक्ट कर दी है, किसके साथ कनेक्ट कर दी है, सर्च इंजन के साथ। ठीक है, तो आप में से जितने लोग थे ना कह रहे थे कि हमारी वेबसाइट तो नज़र ही नहीं आ रही है ब्लॉग सर्च इंजन में, तो जब आप ये वाला काम करेंगे तो आप सबकी वेबसाइट 1 से 2 दिन के अंदर, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग उसी वक्त ही आ जाए अगर उन्होंने अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है तो। ठीक है, सिर्फ आपकी गिग का स्टैट शो नहीं हो रहा है, किसी की भी गिग का स्टैट नहीं शो हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर।
जब आप अपने गिग का स्टैट देखने चाहते हैं तो आपको टॉप के ऊपर मैसेज नज़र भी आता होगा लिखा हुआ येलो कलर के अंदर, जिसके अंदर फाइवर ने लिखकर बताया हुआ है कि हम कोई टेक्निकल डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से हम किसी को भी किसी के गिग का स्टैट शो नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप उस मैसेज को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है सर, ब्लॉग की सेटिंग में अपना इंट्रो देना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, मर्जी है आपकी। सर दोनों ही, अल्लाह शुक्र, डन हो गया। अच्छा, वी आर वर्किंग ऑन गेटिंग योर, हाँ तो यही लिखा हुआ है ना, अगर आप इसको उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास कोई इशू चल रहा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पूरी दुनिया के अंदर किसी को नजर नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नजर नहीं आ रहा है। ग्रुप्स में ऐड ना करें, कौन कौन से ग्रुप में ऐड कर रहे हैं? कोई किसी को, आप एक दूसरे को ग्रुप्स में ऐड ना करें। आप लोगों को शुरू में बताया था कि आप लोगों ने बिला वजह एक दूसरे को मैसेजेस नहीं करने हैं, और मैसेज तो बिल्कुल भी सेंड नहीं करना है। अगर कोई किसी को मैसेज सेंड कर रहा है तो फटाफट से मुझे रिपोर्ट कर दें, उसको अपने इसमें से कोर्स में से वो कर देंगे, डिनरोल कर देंगे। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर हम बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं। बिल्कुल, जब ब्लॉग इंडेक्स हो जाएगा और आपने आर्टिकल को ऑन पेज प्रॉपर्ली लिखा होगा, उसकी रैंक, वो रैंक हो जाएगा। रैंक हो जाएगा तो ट्रैफिक आएगी तो एड्स के ऊपर क्लिक होंगे, एड्स के ऊपर क्लिक होंगे तो अर्निंग होगी। ठीक है, आपको फिर बता रहा हूँ कि आप में से किसी ने एक दूसरे को मैसेजेस नहीं करने हैं। हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले के अंदर। ठीक है, हमारे प्रोग्राम की रेपुटेशन सिर्फ इसी चीज़ से ख़राब हो सकती है, और उस चीज़ को बचाने के लिए हम किसी भी स्टूडेंट को डिनरोल करने में सेकंड्स भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, जो लोग गीक अपने दिखाए हैं उसमें सिर्फ इंडेक्स कर, मैंने जो मोहम्मद राशिद आपको गिग दिखाए हैं, मैंने आपको बताया, अभी फिलहाल इसको इग्नोर कर दें। अभी आप लोगों ने ना ये वाला गिग क्रिएट नहीं करना है, रिबूट वाला, वेब मास्टर टूल वाला, और तीसरी क्या चीज़ थी, साइट मैप वाला। हम इसको वर्डप्रेस के अंदर प्रॉपरली पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा मैं आपको चीज़ बता दूं, आप लोगों ने नोट किया होगा, मैं बार बार आपको काफ़ी जगह पे कहता हूँ वर्डप्रेस के अंदर पढ़ेंगे। तो मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको ज़रा ब्लॉगर के अंदर बेसिक्स सिखा रहा हूँ। ठीक है, जब आपको बेसिक्स आ जाएंगी ना, तो आपको, हम जब वर्डप्रेस पे जाएंगे ना, तो आपको ये सारा कुछ करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो मकसद सिर्फ यही है कि आप ब्लॉगर के ऊपर थोड़ी सा आपका हाथ साफ हो जाए, आपको आइडिया हो जाए किस किस तरह से होता है। तो वर्डप्रेस के ऊपर जाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हाँ, नए ब्लॉग के लिए तो ठीक है, लेकिन उस पर अभी मजीद काम करें। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, ये वाला जो बात है ना, ये मैं तमाम सिर्फ यहाँ पे बैठी हुई ख़वातीन से नहीं कहूँगा, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी ख़वातीन हैं, अगर कोई बंदा आपको मैसेज कर रहा है और अगर आपने उससे बात नहीं करनी है, तो इस बात की, इस चीज़ को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक के ऊपर ऑप्शन होती है ब्लॉक करने की, आप क्या करें, आप ब्लॉक के ऊपर क्लिक करें, वो बंदा आपको दोबारा मैसेज ही नहीं करना करेगा। ठीक है, ये सबसे आसान सी चीज़ है। अगर कोई बंदा आपको मैसेज कर रहा है, आपने उससे बात नहीं करनी है, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है फलां बंदा मुझे मैसेज कर रहा है, मैंने उससे बात नहीं करनी। आप क्या करें, वहाँ पे ऑप्शन होते, बंदे को ब्लॉक कर दें, बात खत्म। ना वो बंदा आपको फ्यूचर में तंग कर सकेगा, ना कोई मैसेज कर सकेगा। ठीक है, अच्छा मैं साथ साथ लॉग आउट करता रहता हूँ। हीरा मुनी, हीरा मुबीन, अभी हम लोगों ने इसी के ऊपर बात कर रहे थे कि फाइवर में कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, इसलिए हम लोग ये चीज़ चेक नहीं कर सकते। और जो लोग यहाँ पे व्यूज़ की बात कर रहे हैं, वो गिग के व्यूज़ की बात नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपने ब्लॉग के व्यूज़ की बात कर रहे हैं कि उनके ब्लॉग के ऊपर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एनीवेज मैं फिर से बताना चाहता हूँ, या मैं चाहूँगा कि अगर आप में से कोई शख्स मेरे साथ यहाँ पर लाइव आए और यहाँ पर जाके पोर्टल के ऊपर एक फीडबैक दे दे, ताकि सारे स्टूडेंट्स को समझ आ जाए कि फीडबैक कैसे दे सकते हैं। कोई आना चाहेगा लाइव मेरे साथ यहाँ पे अपनी स्क्रीन को शेयर करना चाहेगा लैपटॉप के साथ?
बिल्कुल, अगर कोई आपको फ़ेसबुक के ऊपर तंग कर रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर तंग कर रहा है, व्हाट्सऐप के ऊपर तंग कर रहा है, कहीं पर भी तंग कर रहा है, सर में दर्द करने की ज़रूरत ही नहीं है, हर जगह पे ब्लॉक की ऑप्शन है, ब्लॉक को क्लिक करें, बंदा ब्लॉक हो जाएगा। विश लिस्ट क्या चीज़ है? तलहा थोड़ा-सा बताएँ अरशद खान। फाइवर की विश लिस्ट की बात कर रहे हैं, कहाँ की विश लिस्ट की बात कर रहे हैं? अच्छा जी, हमारे पास एक स्टूडेंट हैं ज़ियालॉजी के नाम से और हम यहाँ पे इनवाइट किस तरह से करते हैं? हम लोग इनवाइट के ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा जी, ज़ियालॉजी के नाम से जो भी हैं आप, मैं आपको एक मैसेज सेंड कर रहा हूँ फ़ेसबुक के ऊपर। कहाँ पे? ज़ियालॉजी, बल्कि आप क्या करें, आप मुझे एक मैसेज सेंड करें ज़ियालॉजी, ज़ियालॉजी तहरीम के नाम से जो है, सब फटाफट से। ब्लॉग विश लिस्ट कुछ नहीं है, ये है कि अगर आपने दूसरों के ब्लॉग्स रीड करने हैं तो आप उधर उनको ऐड कर सकते हैं, आपको उनकी अपडेट्स आती रहती हैं। ज़ियालॉजी लिस्ट जो है वो ज़रा मुझे एक मैसेज करें फेसबुक के ऊपर, जैसे आपने पढ़ाया है इस वीक में उसी तरह से गिग करी कि अनबिलीवेबल मेरे गिग फेस पेज पे आ गई। सही है मोहम्मद राशिद। ज़ियालॉजी के नाम से एक यूज़र हैं, फटाफट से एक मैसेज सेंड करें। अच्छा चलें ठीक है, फीडबैक आप लोग कल भी दे सकते हैं, इस वक्त मेरे पास स्पीड नहीं आ रही, पता नहीं क्या इशू हो रहा है। मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप में से कोई बंदा फीडबैक कर रहा है, आप क्या करेंगे, लिंक दिया हुआ है, आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, जब आप अपने लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आप लॉग इन होंगे तो आपको इस तरह का पेज नज़र आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे टीम फीडबैक के साथ यहाँ पे ग्रीन कलर का बटन नज़र आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टेप 2 जो होगा वो इस तरह से नज़र आएगा। आपने यहाँ से अपनी डोमेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। नॉन टेक आमतौर पे डोमेन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होती है, आपने डोमेन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से नॉन टेक सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ से, आपके पास टीम के 3 मेंबर आ रहे होंगे, एक ट्रेनर आ रहा होगा, एक लैब मैनेजर आ रहा होगा और एक एसएनई आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने वन बाय वन एक एक बंदे को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ट्रेनर को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह से फीडबैक का जो है ना पेज ओपन हो जाएगा। 1 का मतलब ये है कि बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी और 9 का मतलब ये है कि अच्छी परफॉर्मेंस थी, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि इसके अंदर के इंगेजमेंट कैसी थी, या मतलब मैंने आपको आपके सवालों के जवाब दिए या नहीं दिए, ठीक है। मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा था, इस टाइप की चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर मुझे उसके हिसाब से रेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सबसे नीचे एक फीडबैक की ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि ट्रेनर को किसी चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो आप इसके अंदर यहाँ पर लिख सकते हैं कोई भी मैसेज ट्रेनर के लिए। ये वाला मैसेज मेरे पास नहीं आएगा, बल्कि जो मेरी हेड ऑफिस की टीम है उनके पास जाएगा, और अगर उन्हें लगा कि ये चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए तो मुझे बता देंगे। सबसे अच्छी बात यह है इस फीडबैक की कि यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का नाम मुझे नहीं बताया जाएगा कि फ़लाँ स्टूडेंट ने आपको फ़लाँ कहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे क्रिटिकल करके यहाँ पर फीडबैक दें ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ फ्यूचर के लिए। अगर आप एक लेबल को एक अगर आप एक पोस्ट को एक लेबल देंगे ना तो वो डुप्लीकेट में इस तरह से आएगी। एक तो वो उस आर्टिकल का, चलिए मैं यहाँ पे प्रो पाकिस्तानी की एग्जांपल दिखाता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ ना, शायद उससे आइडिया हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे खुल सिम प्रो पाकिस्तान, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। फीडबैक का जो दिन होते हैं वो 2 दिन होते हैं, फ्राइडे होता है और थर्सडे होता है। उसके बाद फीडबैक आपकी जो ऑप्शन होती है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, ठीक है। आप लोग अपने मोबाइल से भी फीडबैक कर सकते हैं। ये मैं क्वेश्चन का जवाब दे दूं गजन पर, फिर आपकी तरफ आता हूँ। गूगल कंसोल पे ऑप्शन आ रहा है कि फाइल डाउन करके ब्लॉग पे अपलोड करेंगे, किस तरह? ऐसा कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया ना गजन पर, आपने वो वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। दोबारा से जैसे ही लेक्चर खत्म होगा ना, आपने दोबारा से लेक्चर देखना है, उसको फॉलो करना है, तो आपको ज़्यादा बेहतर पालोगे, ठीक है। फीडबैक जो है आप थर्सडे और फ्राइडे को कर सकते हैं। फ्राइडे को रात को 11 बजे फीडबैक की ऑप्शन खत्म हो जाती है। चले जी, यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि हमने लेबल्स को क्यों नहीं ऐड करना है। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि ये आर्टिकल जो है वो यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है। यानी कि इस आर्टिकल की एक अलग आइडेंटिटी है,
ये इसका यूआरएल है, ठीक है। लेकिन आप नोट करें यही वाला आर्टिकल जो है वो इस बंदे के नाम के साथ भी इस बंदे की जो कैटेगरी है ना, इस बंदे के नाम की, यही वाला आर्टिकल जो है वो इस बंदे की प्रोफाइल के अंदर भी हमें नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम गूगल को ये कहते हैं कि आप इसको भी इंडेक्स कर लें और गूगल को कहते हैं कि आप इसको भी इंडेक्स कर लें, ज़रा लोड हो जाए तो दिखाता हूँ कि यही वाला आर्टिकल जो है वो यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा। सपोज कर लेते हैं कि ये लेबल है, ठीक है। अगर यही वाला क्या नाम है इसका, वर्ल्ड चीपेस्ट इलेक्ट्रिक कार, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, फटाफट ये देखें, ये वाला आर्टिकल मुझे यहाँ से अलग से भी नज़र आ रहा है और मुझे इस बंदे की जो प्रोफाइल है उसके अंदर नजर भी आ रहा है। अगर मैं गूगल को कह दूंगा ना कि आप इसको भी इंडेक्स कर लो, इसको भी इंडेक्स कर लो, तो गूगल के पास डुप्लीकेट चला जाएगा। तो इसलिए डुप्लीकेट को मना रोकने के लिए मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि आपने इस पेज को इंडेक्स नहीं करना है, आपने सिर्फ इस आर्टिकल को इंडेक्स करना है, ठीक है। तो इसलिए हम लेबल्स को और कैटेगरीज को इग्नोर करते हैं कि वो हमारा जो है वो क्या हो, इंडेक्स ना हो, ठीक है। जिसने भी ये सवाल पूछा था, आई होप मैंने सही जवाब दे दिया होगा। ठीक है, चलिए जी, हम लोग यहाँ पे क्लास को ख़त्म करते हैं। आप सब लोगों ने जाते जाते अल्लाह हाफिज़ कर देना है, अपनी अटेंडेंस लगाना नहीं भूलनी है, अपनी फीडबैक देना नहीं भूलनी है, ठीक है। आप लोगों से मुलाकात होगी कल, और कल हम एक और टूल पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने गूगल कंसोल पढ़ा है ना, गूगल कंसोल हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, आप लोगों ने गूगल कंसोल को एक्सप्लोर करना है। जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे ना, मैं आपको बता दूँ, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह जब तक आप ब्लॉगर को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। और कल मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि एक स्टूडेंट ने वीडियो बनाकर जो है वो यहाँ पर लगाई हुई थी, ठीक है। उन्हें वो चीज़ें कैसे सीखने को मिली, क्योंकि उन्होंने उस ऑप्शन को एक्सप्लोर किया था। वकार या पता नहीं क्या नाम था, वकास था, क्या नाम था, किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे एक वीडियो लगाई हुई थी, काफ़ी अच्छी बात थी। तो अगर आप भी इस तरह की वीडियो बनाकर लगा सकते हैं कि गीक कैसे क्रिएट करना है, दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। इससे, हाँ, क्या नाम था, कमर शहजाद नाम था, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ आती है इन ब्लॉगर के अंदर, या फॉर एग्जांपल यूज के अंदर कोई चीज़ समझ आ रही है, या गिग से रिलेटेड कोई चीज़ समझ आ रही है, उसकी वीडियो अगर आप बनाकर लगाना चाहते हैं, ज़रूर लगाएं ताकि दूसरे लोगों को हेल्प हो, ठीक है। आपसे मुलाकात होगी कल, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।